और आज इसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे ही इस चैप्टर का नाम सुना जाता है बहुत सारे लोगों के तो दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती है। तो लिख लो, देखो क्या, अब देखो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, क्या करना है, कैसे करना है, जो चीज इंफॉर्मेशन दी है ना उसको लिखो एक बार के लिए। अब बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं समझ में आएगा, साला मैंने बुलेट फायर किया है, ब्लॉक में जाके धस गई है, अब ब्लॉक के टेम्परेचर पे क्यों फर्क आएगा सर, ब्लॉक का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा। अपना दिमाग लगाओ। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगा। एक ही क्वेश्चन से हम लोग मल्टीपल चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल आप लोगों के, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ। कट्टर जेईई एडवांस सीरीज हमारी चल रही है और आज इसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिससे पक्का है कि जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाना है, कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं है। और मुझे लगता है कि दोनों पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आते हैं, ये तो मैं मिनिमम आपको बता रहा हूं। बहुत ही शानदार चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और रैंक डिसाइडिंग चैप्टर है ये वाला। क्योंकि जैसे ही इस चैप्टर का नाम सुना जाता है बहुत सारे लोगों के तो दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती है, ब्लड प्रेशर उनका हाई हो जाता है, लगता है कि थर्मोडायनेमिक्स तो गया है ना, ये तो मेरे से क्वेश्चन होने वाले लायक ही नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चैप्टर ऑब्वियस ही बात है कि आपसे इन डेप्थ नॉलेज मांगता है, आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी सिर्फ हवा में बात करने से काम नहीं चलता। और वैसे भी जब आप लोग जेईई एडवांस का पेपर देने जा रहे हो तो भाई वहां तो हवा में कुछ भी नहीं होता, वहां तो आपको नॉलेज चाहिए होता है, कोई चीज आपको अच्छे से समझ में आई हुई होती है, तभी आप लोग वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, है ना। ऊपर ऊपर से आप लोगों ने पढ़ रखा है, फॉर्मूला याद कर रखा है, नहीं काम चलेगा अगर आप लोग एडवांस का क्वेश्चन देने जा रहे हो, तो पेपर देने जा रहे हो तो, है ना। हाँ, ये कह सकते हो कि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, एक आधा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है जो बहुत आसान कैटेगरी का होता है, सिंपल कैटेगरी का होता है। जब भी कोई पेपर सेट किया जाता है ना, उसमें ऐसा नहीं होता कि हमेशा सारे के सारे क्वेश्चन से बहुत ज्यादा टफ डाल दिए ना। एडवांस का पेपर की भी अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं होगा कि हर क्वेश्चन ये सब टॉप क्वेश्चन होगा जिसमें बच्चे से सॉल्व भी ना हो पाए, ये सोच के क्वेश्चन पेपर बनाया गया हो, नहीं। एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है ना। और उस बैलेंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इजी टाइप के भी डाले जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मॉडरेट टाइप के भी डाले जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। यस, जो आपकी रैंक डिसाइड करते हैं कि बाकी से आप कहां कितना आगे तक पहुंचोगे, कितनी अच्छी रैंक आपकी मिलेगी। ये वो चैप्टर्स होते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, जैसे आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हो गया, ये वो चैप्टर्स होते हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, है ना। अभी पेपर हुआ है नीट का, फिजिक्स का पेपर आया नीट का, है ना। और लिटा दिया उसने बच्चों को, है ना, लिटा दिया ऐसे। क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा था, सीधा फॉर्मूला पढ़ रखा था, बोले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आजकल तो नीट में, फॉर्मूला पढ़ रखा है। और आधे ने तो कॉन्सेप्ट ऑमसेट गया बाढ़ में, बोले W इज इक्वल टू mgh, 4 चीज है इसमें, क्या है W, क्या है mgh, कोई मतलब नहीं। W पता है, M पता है, G पता है, H पूछ लेगा, या सर 4 में से 3 चीज पता है, चौथी चीज पूछ लेगा, बस उतना ही उन लोगों ने पढ़ रखा होता है और उनको लगता है हो जाएगा नीट, है ना। भाई अभी, है ना, दुब के बैठे हैं ऐसे। बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन पेपर बना दिया उन्होंने। ये सिर्फ एक मतलब ऐसा नहीं कि नीट का ये लेवल है, नहीं, ये नीट का लेवल नहीं है, नीट के लेवल से अच्छे लेवल के उन्होंने पेपर बनाया। लेकिन उन्होंने एक बार सेट किया कि भाई अगर तुम लोग हल्के में ले रहे हो ना, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायो हो या फिर केमिस्ट्री हो, तो हल्के में ना लो उसको, है ना। ढंग से कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो, तभी कुछ फायदा होने वाला है। ये एक सिग्नल है उनके लिए, बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो चलो जी, हम तो एडवांस की बात कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ इजी तो कुछ होता नहीं है ना। अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और जिनको हम लोग इस वाले पोर्शन में डिस्कस करने वाले हैं। हमेशा मैं कहता हूं कि जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले तो आप स्क्रीन को पॉज कीजिएगा और उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा, है ना। फायदा उसी में है क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा तब आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। और ये इतना मुझे कैसे टाइम लग गया पता ही नहीं लगा, है ना। जब खुद से करोगे ना तब आपको पता लगता है कि कॉन्सेप्ट्स वगैरह कैसे हैं मेरे, कहां पर मैं वीक हूं, कौन से पोर्शन में वीक हूं। एक बार उसको वापस रिवाइज कर लेना अगर आपको लग रहा है कि कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है तो, है ना। लेकिन करना खुद से ही क्वेश्चन को ट्राई, है ना, मैं तो आपसे ये चाहूंगा। ठीक है, चलें फिर हम लोग करें अपने सेशन को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आने दे आपकी स्क्रीन पर, है ना। कुछ आसान क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एडवांस का क्वेश्चन मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि भाई बहुत ही ज्यादा लेंदी होता है ना। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मान लिया कैलकुलेशन भी लेंदी होती हैं और कॉन्सेप्ट भी लेंदर होता है, लेकिन वो ऐसे कम क्वेश्चंस होते हैं।
एडवांस का क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होता है, हमें समझ ही नहीं आता कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है। अगर हमें पता लग जाए कि स्टार्ट कहां से करना है, फिर वो जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाता है हमारे लिए, है ना। तो स्टार्टिंग जो होती है किसी भी क्वेश्चन की वो थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है एडवांस के क्वेश्चन में। आओ देखो फिर हम लोग करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्या कहता है, पढ़िए जनाब इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से। कहता है कि स्टीम बॉयलर है, मेड अप ऑफ स्टील, मास 900 केजी, है ना। मतलब हमारे पास एक बॉयलर है ना, स्टील का एक बॉयलर है, उसका मास कितना दे रखा है, 900 किलोग्राम दे रखा है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। द बॉयलर कंटेन्स 400 किलोग्राम ऑफ वाटर। बॉयलर का काम ही यही है, उसमें पानी रखा होगा, पानी को हीट करने जनरली काम में आता है बॉयलर। तो पानी का मास कितना दे रखा है, 400 केजी दे रखा है। Assuming 70% of the heat is delivered to the boiler and water, how much heat is required to raise the temperature of the whole from 10 डिग्री सेल्सियस to 100 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियस सी बात है, देखो जितनी भी आप लोग हीट देते हो, जरूरी नहीं है कि उसको पूरी की पूरी हीट जाके आपका जो पानी उसको गर्म करेगी, है ना, क्योंकि हीट लॉस भी होता है। यस, तो कहता है कि यहां पर कितना हीट लॉस हुआ है, कह रहा है सर 70% हीट जो है ना वो डिलीवर हुई है आपके पानी को या फिर बॉयलर को, इसका मतलब 30% हीट लॉस है। और आपको क्या करना है, ये जो पूरा आपका बॉयलर था जिसमें पानी भी रखा हुआ है, पानी प्लस बॉयलर, इन दोनों का टेम्परेचर बढ़ाना है। कितना सर, टेम्परेचर बढ़ा के 10 डिग्री सेल्सियस से कर देना आप लोग 100 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए कितने हीट का रिक्वायरमेंट होगा, क्वेश्चन मेरे से ये पूछा है। और साथ में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो है कि हीट कैपेसिटी दे रखी है स्टील की और हीट कैपेसिटी दे रखी है वाटर की, है ना। डन है। अब देखो जी, हीट कैपेसिटी बहुत टाइप की होती है ना, आप सब लोगों को पता है हीट, ये वाली हीट कैपेसिटी, वो वाली हीट कैपेसिटी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हीट कैपेसिटी होती है। सबसे पहले तो तुम मुझे एक बात बताओ, ये हीट कैपेसिटी कौन सी हीट कैपेसिटी है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है या फिर मोलर हीट कैपेसिटी है या फिर जिसको आप लोग, है ना, नॉर्मल हीट कैपेसिटी या फिर टोटल हीट कैपेसिटी जिसको बोलते थे वो वाली दे रखी है। बताओ, देखें इस यूनिट से पता लगता है, किससे पता लगता है ये चीज, सर वो यूनिट से पता लगता है। और सर देखिए यूनिट में नीचे की तरफ कौन आ रहा है, सर नीचे किलोग्राम आ रहा है, पर ग्राम आ रहा है, इसका मतलब सर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दे रखी है क्वेश्चन। क्या तुम मेरी बात समझ गए क्या, कौन सी दे रखी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब एस का वैल्यू दे रखा है। तो दादा यहां पर ये वाली भी, ये वाली देखो यहां पर भी केजी आ रहा है, तो सर ये भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। सर बहुत ही बढ़िया बात है सर, है ना, बहुत ही बढ़िया चीज है। तो लिख लो, देखो क्या, अब देखो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, क्या करना है, कैसे करना है, जो चीज इंफॉर्मेशन दी है ना उसको लिखो एक बार के लिए, फिर आपको अपने आप पता लगेगा, अच्छा यार इसमें इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, इसको इस तरीके से कर सकता हूं, इस डायरेक्शन में मैं जा सकता हूं। लेकिन एक बार के लिए लिखो जो चीज आपके सामने। और मैं लिखने के लिए इसलिए बोलता हूं, कुछ लोगों को लगता है सर टाइम खराब हो जाएगा सब कुछ लिखने में, तो अरे बेटा जी एडवांस के पेपर में टाइम की कोई कमी नहीं है, आपके पास टाइम खूब है, आप सोच समझ के आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। केमिस्ट्री के 15 16 17 18 20 क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम टाइम तो 18 क्वेश्चन आते हैं। 3 घंटे के पेपर में 18 क्वेश्चन करने हैं, और 18 भी नहीं करने भाई, उसमें से सारे थोड़े ना सॉल्व करने होते हैं, है ना, समझ जाओ। तो मतलब आसान है, इतना टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता। हाँ, तो मुझे ये कहता है कि जो स्टील है, बॉयलर है ना सर, जो बॉयलर को मैं 20 दिखा रहा हूं, बॉयलर का जो मास है सर वो दे रखा है 900 केजी, बोलिए। और सर जो बॉयलर बोले तो स्टील से बना है ना, और जो स्टील की हीट कैपेसिटी दे रखी है सर, स्टील की हीट कैपेसिटी कितनी दे रखी है, हाँ स्टील इज 0.11, ठीक बात है सर। साथ में ये भी कह रखा है कि जो मास ऑफ पानी है, यस, वो कितना दे रखा है, वो है सर 400 केजी। और सर जो वाटर की हीट कैपेसिटी दे रखी है वो दे रखी है सर 1 कैलोरी, किलो कैलोरी, है ना, ये किलो कैलोरी में बेटा जी, ये भी ध्यान रखना। अच्छा सर, साथ साथ ये भी कह रहा है कि मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है, और सर फाइनल टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब मेरे पास डेल्टा टी का वैल्यू क्या है, सर मुझे कितना टेम्परेचर रेज करना है, T2 माइनस T1, इसका मतलब मेरा डेल्टा टी कितना हो गया दादा, 90 हो गया। सर मुझे टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 90 यूनिट टेम्परेचर बढ़ाना है। अब मुझे एक बात बताइए, जब आपको हीट कैपेसिटी गिवन होती थी और आप किसी भी सिस्टम को हीट देते थे, कितने हीट का रिक्वायरमेंट होता था किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर इतने से इतना करने के लिए, एक बहुत ही आसान, बहुत सिंपल फॉर्मूला लगाया जाता था, Q इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी। देखो 3 फॉर्मूले लिखते थे, Q इज इक्वल टू C डेल्टा T, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T एंड Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T, अगर आपको मोलर हीट कैपेसिटी गिवन होती थी तो। सही कह रहा हूं मैं, तो सर हमारे पास यहां कौन सी हीट कैपेसिटी दे रखी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है। तो मुझे बताइए आपको टोटल कितना हीट चाहिए, सर टोटल हीट जो भी आप दोगे ना सर, वो टोटल हीट 2 लोगों को मिलेगी। आप बोलोगे सर अच्छा 2 लोग, 2 लोग कौन से आ गए सर यहाँ,
मैंने कहा भाई देख, दो लोग बताऊं कौन कौन से। एक तो जो हीट आपने दी है वो मिलेगी तेरे बॉयलर को, और जो दूसरा तूने हीट दी है दूसरा मिलेगा तेरा किसको, वाटर को। बोलना यार मैं सही कह रहा हूं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो इज इक्वल टू हीट के लिए फॉर्मूला लगा दूंगा एम एस डेल्टा टी ऑफ बॉयलर, है ना, और साथ में एम एस डेल्टा टी ऑफ पानी। बोलो यही फॉर्मूला लगा दूं ना। सर मेरे पास बॉयलर का जो मास है वो कितना है, 900 किलोग्राम है। सर मेरे पास जो एस का वैल्यू है बॉयलर का वो कितना है, 0.11। सर मेरे पास जो डेल्टा टी है वो कितना है, 90। ये हो गया साहब बॉयलर का। और वैसे ही सेम चीज मैं कर दूंगा पानी के लिए। सर पानी का मास कितना दे रखा है, 400। सर पानी का जो हीट कैपेसिटी है वो 1 दे रखा है, और डेल्टा टी इसके लिए भी कितना रहेगा, 90 रहेगा सर। तो मैंने ऐसे सुना है कि आप लोगों की जो कैलकुलेशन है बेटा जी एकदम अव्वल दर्जे की है। बोले क्वेश्चन आया नहीं उससे पहले सॉल्यूशन बता देते हैं, इतनी जबरदस्त कैलकुलेशन है। तो फटाफट से कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कितना इसका फाइनल आंसर आने वाला है। हाँ जल्दी बताओ, देखें ये वैल्यू कितनी मिल रही है आपको। कैलकुलेशन मुश्किल है मान लिया है ना, कैलकुलेशन मुश्किल है ये मैं मानता हूं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं एडवांस का पेपर है, कैलकुलेशन करने के लिए आपको खूब टाइम भी मिलेगा। ठीक है साहब। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो वैल्यू आपको मिलेगी ना, ये मिलेगी बेटा जी 44,910। बात आती है इसकी यूनिट क्या होगी। अरे सर देखो दोनों कैलोरी में दे रखी हैं तो किलो कैलोरी आएगी। ये आपने हीट दे दी, ये आपने क्या किया है, ये टोटल हीट आपने दी है, ये टोटल हीट दी है आपने। इतनी हीट की रिक्वायरमेंट है, सॉरी है ना, इतना हीट का रिक्वायरमेंट है अगर आपको पानी और बॉयलर दोनों का टेम्परेचर 90 डिग्री 90 यूनिट से बढ़ाना है तो। लेकिन सर एक चीज इसमें और है सर, इसमें एक फंडा और है, थोड़ा सा छोटा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि सारी की सारी हीट जो है ना वो काम में नहीं आएगी। पूरी की पूरी जो हीट है सर वो टेम्परेचर बढ़ाने में काम में नहीं आ रही सर, इसका कुछ पार्ट ऐसा है जो क्या हो रहा है सर, लॉस भी हो रहा है। तो कितना लॉस हो रहा है, 30%। 70% ही हीट काम में आ रही है। अब बताइए आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी टोटल। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई आपको? मतलब ऐसे मान लो आपने 100 जूल हीट दी ना, तो काम में कितनी आएगी, 70 ही आएगी। यस, अगर आपको 70 जूल हीट चाहिए तो देनी कितनी पड़ेगी भाई, 70 जूल हीट अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाने के काम में लेनी है तो आपको टोटल हीट देनी पड़ेगी 100 जूल, क्योंकि उस 100 जूल में से 30 जूल जो थी वो तो लॉस हो गया। जो टेम्परेचर बढ़ाने के काम में आ रही है सिर्फ कितनी आ रही है, 70 जूल ही आ रही है। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। अरे भाई अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाने वाली 70 जूल हीट चाहिए तो आपको हीट देनी कितनी पड़ेगी, 100 जूल देनी पड़ेगी। यस मैं सही कह रहा हूं। मतलब मैं यहां यूनिटरी मेथड लगा सकता हूं कि अगर मुझे 70 जूल हीट चाहिए, है ना, 70 जूल या 70 कैलोरी लिख देते हैं, ऐसी क्या बात है ना, 70 किलो कैलोरी लिख देते हैं, कोई बात नहीं सर। अगर मुझे 70 किलो कैलोरी हीट का रिक्वायरमेंट है तो मुझे हीट देना कितना पड़ेगा, 100 किलो कैलोरी हीट देना पड़ेगा। और मुझे रिक्वायरमेंट कितने की है सर, मुझे रिक्वायरमेंट है 44,910 किलो कैलोरी की। यस, किलो कैलोरी हीट का रिक्वायरमेंट है। तो बताइए आपको कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, 100/70 इंटू 44,910। इतना अगर आपने हीट दिया ना तब जाके आपका जो टेम्परेचर है सर वो 90 यूनिट से बढ़ेगा। और फिर एक बार आप इसकी कैलकुलेशन करके बता दीजिए मुझे। हाँ फिर एक बार आप कैलकुलेशन करके बता दीजिए मुझे। सर ये वैल्यू आएगी 64,157 किलो कैलोरी। बस इतना हीट दोगे, दिस इज माय फाइनल आंसर, है ना। ये वाला फाइनल आंसर नहीं है बेटा, देखो अब इसमें भी बहुत सारे लोग क्या करेंगे, वो 70% वाली चीज को भूल जाएंगे, बोले इतना हीट का रिक्वायरमेंट है। अरे भाई ये तो रिक्वायर्ड हीट है, आपको देनी कितनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता ना 70% वाली कहानी, तब तो यही आंसर होता। लेकिन ये लिख दिया कि 70% ही काम में आएगा, तो आपको ये वाला मेथड भी आगे काम में लेना पड़ेगा, और जो एक्चुअल हीट का रिक्वायरमेंट होगा सर वो उससे ज्यादा होगा। बोलिए मैं सही कह रहा हूं? क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन? पक्का डन है, आगे चलें, है ना। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगर कभी अच्छा क्वेश्चन उसको बनाना होगा, एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन बनाना होगा, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन तो नहीं, है ना, ठीक ठाक सा क्वेश्चन बनना होगा तो। अब चलिए थोड़ा सा इसी चीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, है ना। लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। लगभग इसी टाइप का सा क्वेश्चन है बेटा।
है ना, लगभग इसी टाइप का ऐसा क्वेश्चन है। पढ़िए जनाब क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। लिखता है एक लेड का बुलेट है जिसका मास कितना है 18 ग्राम है एंड ट्रेवलिंग एट 500 मीटर पर सेकेंड इज एम्बेडेड इन वुडन ब्लॉक ऑफ 1 किलोग्राम। मेरे पास हाथ में बंदूक है और उसके अंदर क्या रखा है, ऑब्वियस सी बात है भाई उसके अंदर बुलेट ही होगा। तो मैंने इधर से फायर किया बुलेट, जो बुलेट है उसका मास कितना है 18 ग्राम, उसकी स्पीड कितनी है 500 मीटर पर सेकंड। सामने मैंने एक वुडन का ब्लॉक रख रखा है जिसका मास कितना दे रखा है 1 किलोग्राम। तो वो जो मतलब बुलेट होगी ऑब्वियस सी बात है उसको जाके हिट करेगी और उसके अंदर धस जाएगी। ठीक बात है सर। इफ बोथ द बुलेट एंड ब्लॉक वर इनिशियली एट 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, दोनों का टेम्परेचर सेम है इनिशियली, है ना, बुलेट का भी और ब्लॉक का भी। व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक कंटेनिंग द बुलेट। कहता है बताओ बुलेट लगने से पहले जो ब्लॉक था सर उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था इनिशियली, लेकिन अब बताइए अगर उस बुलेट ने उसको हिट किया तो अब इस ब्लॉक का फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया। अब बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं समझ में आएगा, साला मैंने बुलेट फायर किया है, ब्लॉक में जाके धस गई है, अब ब्लॉक के टेम्परेचर पे क्यों फर्क आएगा सर, ब्लॉक का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा। अपना दिमाग लगाओ। जब मैं बुलेट फायर करूंगा ऑब्वियस है, मतलब अगर मुझे टेम्परेचर उस ब्लॉक का टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब कहीं से हीट तो आ ही रही है, तभी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब वो हीट आ कहां से रही है सर, वो हीट आ रही है बुलेट से। आप कहोगे सर कैसे सर, बुलेट से कैसे हीट आती है। अब मैंने कहा भाई कॉमन सेंस लगा, तूने पढ़ा है ना एनर्जी कंजर्व रहती है, बोले हाँ सर। तो मैंने कहा जैसे ही तू बुलेट को फायर करेगा तो ये जो तेरी बुलेट रहेगी उसके पास क्या रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी रही होगी, और वो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो उसने एज इट इज दे दी होगी किसको, ब्लॉक को। क्यों, क्योंकि ब्लॉक में धसते ही बुलेट की स्पीड हो जाएगी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो फिर उसकी एनर्जी कहां गई, वो जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी वो कहां गई सर, वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई है हीट के अंदर। ये चीज थी जो उसमें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी थी। बताइए मेरी बात समझ में आई क्या, डन है। तो ये इसमें फंडा था। बाकी अब जैसे ये चीज आपको पता लगी अब तो आप लोग कर लोगे सर, जो आपने एनर्जी दी है काइनेटिक एनर्जी है सर वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में। आपको हीट निकाल ली और हीट से हमने टेम्परेचर निकाल लिया। एक बार के लिए करते हैं, है ना, एक बार के लिए करते हैं देखो। और इसी क्वेश्चन में सेम देखो, इसमें वुड की हीट कैपेसिटी दे रखी और सर इसमें लेड की भी हीट कैपेसिटी दे रखी, और मेरे हिसाब से देखो ये भी पर केजी है ये भी पर केजी है, इसका मतलब सर ये दोनों ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। मजा ही आ गया सर, ये दोनों ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है सर। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको, यस दोनों ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है सर। ठीक है आइए, तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में दिया एक बार के लिए लिख दो। सर जो लेड है उसका मास कितना दे रखा है, लेड मतलब बुलेट, बुलेट का मास 18 ग्राम दे रखा है। और सर इसकी जो वेलोसिटी है बुलेट का वो कितना दे रखा है सर, वो दे रखा है 500 मीटर पर सेकंड, बहुत ही अच्छी बात है। यस सर जो मास है वुडन ब्लॉक का, यस मास ऑफ ब्लॉक भी लिख देता हूं, है ना, ब्लॉक लिख देते हैं ना, मास ऑफ ब्लॉक जो है वो कितना दे रखा है सर, वो दे रखा है 1 किलोग्राम। बहुत ही बढ़िया सर। और दोनों का जो टेम्परेचर है सर, इनिशियल टेम्परेचर T1, T1 का वैल्यू कितना दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, बोले तो 298 केल्विन। और सर इसमें जो कॉन्सेप्ट काम में आएगा वो ये है कि सर जो काइनेटिक एनर्जी है बुलेट की वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है सर, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, क्या इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है कि काइनेटिक एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रही है, होगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, है ना। ठीक है सर, तो मुझे एक बात बताइए, यहां से जो आपकी बुलेट है उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जल्दी से बताओ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट कितना लिख दूं सर, ये फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ mv स्क्वायर। यस ये फॉर्मूला डाल दीजिए सर। यहाँ पे हमें क्या क्या चीज पता है सर, हमें मास पता है, यस हमें मास पता है। देखो मास बुलेट का कितना 18 ग्राम, आप चाहो तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, है ना, ऐसा यूनिट में। और वेलोसिटी इसकी कितनी दे रखी है 500 मीटर, तो 500 मीटर का मतलब हो गया 5 इंटू 10⁻², और इसका स्क्वायर। यहां से मुझे क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। और ये जो काइनेटिक एनर्जी आएगा किस में आएगा ये बताओ सर, ये काइनेटिक एनर्जी किस में आएगा, है ना, बताइए। देखिए मास है किलोग्राम में और वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, बताइए यहां से जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा आपको किस में मिलेगा, क्या वो जूल में मिलेगा क्या, यस। तो सर ये जो वैल्यू आएगी ना, देखो ये हो गया 9 टाइम्स, 9 टाइम्स उड़ गया, है ना। और ये हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, यस। और ये 10 टू द, तो ये 10 टू द 1 बचेगा। और ये कितना हो जाएगा 25, 25 नंबर 225,
तो ये मेरे हिसाब से 2.25 इंटू 10⁻³ जूल आएगा। एक बार के लिए चेक करना जरा, एक बार के लिए चेक करना जरा, एक बार के लिए चेक करना जरा, क्या यही आएगा क्या वैल्यू? हाँ देखो जरा, यही मिलेगा कैलकुलेशन के बाद। लेकिन सर यहां जो हीट कैपेसिटी वगैरह दे रखी है उसमें कहीं पर भी जूल वगैरह का काम ही नहीं है सर, वहां सिर्फ और सिर्फ दे रखा है किसमें? कैलोरी में। इसका मतलब सर ये जो दे रखा है ना जे, सर ये जो जूल है ना इसको आप कन्वर्ट कर दो ना सर कैलोरी में। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको मैं कर सकता हूं कन्वर्ट। अगर मुझे कैलोरी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा मुन्ना? इसको डिवाइड करना पड़ेगा सर किससे? 4.18 से। ये आ जाएगा मेरा कैलोरी में। चेक करो, हाँ जी, ये आ जाएगा कैलोरी में। ठीक है, यस। और अगर मैं इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर दूं तो बेटा ये आ जाएगा 0.538 है ना। मैंने डायरेक्ट किलो कैलोरी लिख दिया, चलिए ये आ गया सर कैलोरी। और किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये है सर काइनेटिक एनर्जी। और यही जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा जी वो किस में कन्वर्ट हो रही है? सर ये कन्वर्ट हो रही है हीट में। अब हीट देखो, हीट क्या कर रही है? हीट जो है ना वो टेम्परेचर बढ़ाने का काम कर रही है, ठीक है सर, किसका? वुडन ब्लॉक का। लेकिन सर एक बात बताओ, ब्लॉक में क्या क्या चीज है? मैंने कहा भाई ब्लॉक में एक तो वुड है और ब्लॉक में साथ साथ बुलेट भी है। साथ साथ ब्लॉक में क्या है? बुलेट भी है सर। मतलब ये जो हीट है, काइनेटिक एनर्जी जो बुलेट उसमें हीट में कन्वर्ट हुई है, यस, ये जो हीट में कन्वर्ट हुई है हीट, ये दो काम कर रही है सर। ये जो आपने हीट दी है सर, ये जो काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुई है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो हीट है सर, ये दो लोगों को मिल रही है। किस किस को? एक तो मिल रही है आपकी बुलेट को और दूसरा मिल रही है वुड को। बताइए, उसी को मिल रही है। और सर ये जो हीट है इसको मैं ऐसे लिख दूं, ms डेल्टा टी ऑफ बुलेट प्लस कितनी हीट मिली साहब? ms डेल्टा टी ऑफ वुड, है ना। तो सर मेरे पास Q का वैल्यू है, ये रहा 0.538 किलो कैलोरी। सर मेरे पास बुलेट का मास है, मास ऑफ बुलेट है 18 ग्राम, तो इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये रहा साहब, केजी में कन्वर्ट कर दिया। इनटू एस का वैल्यू लेड के लिए कितना दे रखा है? 0.030 और डेल्टा टी को एज इट इज रहने दिया, प्लस ms डेल्टा टी ऑफ वुड। वुड का मास कितना है? 1 kg। सर जो वुड है उसका हीट कैपेसिटी 0.5 और इसके लिए भी डेल्टा टी। यहां से सॉल्व करना है और क्या करना है बेटा? डेल्टा टी का वैल्यू निकालना है। बोलो निकाल पाओगे क्या? इसको सॉल्व करके डेल्टा टी का वैल्यू निकालना है, जल्दी करिए। क्या निकाल पाओगे क्या? यस, बताओ बताओ बताओ। डेल्टा टी निकल जाएगा सर। डेल्टा टी यहां से निकलेगा 1.08। अगर आप लोग सॉल्व करोगे ना, कितना मिलेगा? 1.08, है ना। ये जो क्यू है बेटा किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। आप लोग चाहो तो लिख सकते हो इसको। डेल्टा टी कितना आ गया? 1.08। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुमसे क्वेश्चन में डेल्टा टी पूछा है क्या? नहीं सर, हमसे फाइनल टेम्परेचर पूछा, तो किसके इक्वल होगा? T2 माइनस T1 के इक्वल। और T1 कितना दे रखा है? T1 दे रखा था 25 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो डिग्री सेल्सियस लिख देना 25, और केल्विन में निकालना है तो 298 लिख देना, खत्म है कहानी, है ना। T2 आ जाएगा साहब 1.08 प्लस 25। लेकिन ये किस में आएगा? डिग्री सेल्सियस। ये आपका फाइनल आंसर होगा। बताइए, समझ में आ गया क्वेश्चन? जल्दी बताओ, बताइए। क्लियर है? हाँ, डन है। आगे चल सकते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? पक्का जी? आइए सर, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ना, ये पहला और दूसरा क्वेश्चन तो लगभग बराबर सा ही था। इसमें सिर्फ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, काइनेटिक एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो रही है। आइए सर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने ये रहा सर। आप लोगों की नजरों के सामने ये रहा सर। कहता है अज्यूम एन आइडियल गैस ओबेज P अपॉन V इज इक्वल टू कांस्टेंट। और जैसे ही ऐसा सुना
बहुत सारे लोगों ने कहा क्वेश्चन ही गलत है, हमने तो ये पढ़ा है आइडियल गैस के लिए P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, हमने तो ये पढ़ा है सर, आपने तो ये पढ़ाया है सर, और यहां लिखा है P अपॉन V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सरासर गलत है सर। अब मैंने कहा लिखा है अज्यूम एन आइडियल गैस, अज्यूम अज्यूम कर ले ऐसा होता है, लड़ने मत बैठ जाना, ये मत कह देना कि तो क्वेश्चन ही गलत है, मुझे तो बोनस मिल जाएगा, मैं इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा, देख ही नहीं रहा, ऐसा गलत है। समझे मुन्ना? यस। तो ऐसा नहीं है कि P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसने कह दिया कि एक आइडियल गैस है उसके लिए P अपॉन V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसको मानना पड़ेगा ना, और ये जो कॉन्स्टेंट है इसको चलो हम लोग के लिख देते हैं, कोई बात नहीं। दिस गैस कन्फाइंड इन पिस्टन फिल्ड सिलेंडर है ना, हैविंग इनिशियल वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ 2 लीटर एंड 1 atm। देखो आपके पास क्या है, इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है बेटा 2 लीटर, और जो प्रेशर है ना वो दे रखा है कितना, 1 atm। इसको अलाउड टू एक्सपेंड, ये एक्सपेंड हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 6 लीटर, और हमसे वर्क डन पूछा है, हमसे क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है। क्या मेरी बात समझ में आई? लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में कह दिया P अपॉन V इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट, क्या इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है किसी भी तरीके से? अरे सर क्यों नहीं निकाल सकते, इनिशियली निकाल लो ना, K का वैल्यू कितना मिलेगा सर, जो P है, P हमारे पास कितना दे रखा है सर, P दे रखा है 1, और K कितना दे रखा है, सॉरी V कितना दे रखा है 2, तो सर K का जो वैल्यू है सर वो कितना है, एक्चुअली K का वैल्यू है सर 0.5। बहुत बढ़िया सर, ये तो समझ में आ गया सर, K का वैल्यू है 0.5। अब मैंने कहा तू एक बात बता, बोले सर क्या, वर्क डन पूछा है तेरे से, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, बोलो यही होता है, बोले हाँ सर यही होता है। तो मैंने कहा तुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रेशर का वैल्यू पी 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 किसके, देखो अगर पी अपॉन वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, खुद सोच के देखो, तो यहां से क्या मैं पी का वैल्यू के इंटू वी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख दो सर, तो ये आ जाएगा देखो के इंटू वी डीवी, और सर ये जो के है इसको आप बाहर ले आओ, माइनस के इंटीग्रेशन में वी डीवी, V1 से लेके V2 तक, बोलिए यही आएगा वर्क डन का फॉर्मूला। अरे बोल तो दो यार, भाई यार कोई बोल ही नहीं रहा, मैं किसको पढ़ा रहा हूँ यार, अरे समझ में आ रही मेरी बात आपको, पक्का ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना? ठीक है सर, तो सर हमारे पास के का वैल्यू तो है कितना है, -½ है, और सर V1 से लेके V2 तक, V1 कितना है सर, V1 है हमारे पास 2 लीटर, और सर V2 कितना है, 6 लीटर है, 6 लीटर है सर, है ना, V2 दिया है क्वेश्चन में, है ना, इनिशियल वॉल्यूम ये देखो, फाइनल वॉल्यूम 6 लीटर, सर V इंटू डीवी, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन V अपॉन डीवी किसके इक्वल होगा, V²/2 के इक्वल, और यहां है 2 से लेके 6 तक, 2 से लेके 6 तक, है ना, तो ये वर्कडन देखो कितना मिलेगा, ये -1/4, ये तो बाहर आ जाएगा V²/2, है ना, 2 बाहर आ गया, तो 2 बाहर आ गया तो 4 हो गया, ये V2² है ना, 6 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, -4, 6 36, -4 32, -8 आ रहा है क्या? लेकिन तो मुझे एक बात बताओ, ये -8 आ तो रहा है, लेकिन इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या है, ये बताओ पहले तो। चलो 8 तो ठीक है सर, 8 हमें समझ में आ गया, लेकिन एक बात बताओ सर, ये 8 का यूनिट क्या होगा? अरे मैंने कहा देख तेरा प्रेशर किस में है, बोले सर प्रेशर है एटीएम में। मैंने कहा तेरा वॉल्यूम किस में है, कहता है वॉल्यूम है लीटर में, तो भाई ये मिलेगा एटीएम लीटर, इसका यूनिट क्या मिलेगा, एटीएम लीटर मिलेगा। और अगर मान लो क्वेश्चन में जूल लिखा है ना, लगभग -800 जूल लिख के आ जाना, क्योंकि जो 1 एटीएम होता है, 1 एटीएम लीटर जो होता है ना, वो लगभग 100 जूल के इक्वल होता है ना, एग्जैक्ट होता है 101.3, है ना, ये वैल्यू होती है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशंस वगैरह में इसको अप्रोक्सीमेटली 100 मान के कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपको मजा भी आ जाएगा। बोले ठीक है सर, खुशी सी हो गई। लेकिन ध्यान रखना, कई बार 8 जूल लिख के आ जाता है बच्चा, है ना, सीधा सीधा 8 जूल लिख के आ जाएगा, बोले 8 आ तो गया, अबे 8 आ गया, लेकिन 8 की यूनिट तो चेक कर, वो एटीएम लीटर है या फिर जूल है ना, कौन सी है? मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। बोलिए। यस। चलिए जी, तो आगे चल सकते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आओ जी, एक क्वेश्चन करते हैं, देखें थोड़ा अलग सा। देखो जनाब क्या कह रहा है क्वेश्चन, डायग्राम सा दे रखा है ऐसा, है ना, जेई जो क्वेश्चन पूछता है ना यार, उसमें कई बार ऐसा डायग्राम दिया हुआ होता है, बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछता है ऐसा क्वेश्चन।
और कई बार उसमें वो दिया होता है, क्या बोलते हैं, ग्राफ दे देगा, है ना, ग्राफ देके फिर आपसे पूछ लेगा, तो कोई भी दिया हो। एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे साथ दिक्कत क्या है, अगर कोई ग्राफ दे दिया क्वेश्चन में या फिर डायग्राम दे दिया, तो हम लोग आधी हिम्मत तो वहीं हार जाते हैं, है ना, ऐसा डरावना सा लगता है, हमें लगता है कि हम समझ नहीं पाएंगे इसको, है ना। तो ये थोड़ा सा दिमाग से निकालो, क्वेश्चन जो कह रहा है एक बार के लिए उसको समझते जाओ, लिखते जाओ, आपको अपने आप आइडिया लगेगा कि मैं इस क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करूं। देखो कहता है एन आइडियल गैस इन ए थर्मली इंसुलेटेड वेसल। देखो कितनी बढ़िया बात कह दी इसने यहीं पर ही। अब इसको अगर तुमने छोड़ दिया तो मुश्किल हो जाएगी। थर्मली इंसुलेटेड, थर्मली इंसुलेटेड का मतलब ये हो गया, और लिखा भी है इसने थर्मल इंसुलेशन, इसका मतलब सर यहाँ पर हीट ना तो अंदर जा सकती है ना बाहर आ सकती है। वही बात होगी ना, थर्मस फ्लास्क है भाई, फ्लास्क जैसा है। थर्मस जो होता है ना अपने घर में भी यूज करते हैं हम लोग। चाय को काफी देर तक गर्म रखना है तो चाय डाल के रख दो उसमें, काफी देर तक गर्म रहती है, क्योंकि उसमें भी इंसुलेशन होता है। हाँ 100% इंसुलेशन नहीं होता, नहीं तो चाय कभी ठंडी नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल काफी टाइम तक वो गर्म रह सकती है। तो कहता है कि थर्मल इंसुलेशन है, और थर्मल इंसुलेशन है, इसका मतलब हीट का एक्सचेंज जीरो है, और अगर हीट का एक्सचेंज जीरो है तो बेटा जी क्यू का वैल्यू जीरो होगा। पहली चीज मुझे यहां से ही पता लग गई, ठीक कह रहे हो सर आप। एट इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू P1, इनिशियल वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इक्वल टू T1। वॉल्यूम V1 है बेटा, है ना, वॉल्यूम V1 होगा और टेम्परेचर T1 है। एक्सपेंड्स इरिवर्सिबली, ध्यान रखिएगा, कहता है इरिवर्सिबली अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर। अरे मुन्ना, क्वेश्चन में कह दिया एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है साहब, ये क्वेश्चन ने कह दिया खुद से ही, ठीक बात है, एज द डायग्राम है ना, गैस का एक्सपेंशन हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, और अब द फाइनल इंटरनल प्रेशर, वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द P2 V2 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। हाँ P1 नहीं आएगा वे, यहाँ आएगा P2 V2 और T2 एस। ठीक है सर, ये भी आ गया रिस्पेक्टिवली फॉर दिस एक्सपेंशन। अच्छा ये तो कुछ 3-4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, कहता है बताइए इन 3-4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सही है। चेक करो, देखें, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। बस बात यह है कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करते हो, है ना। और क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, देखो मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम्म सर पहली चीज, एक्सटर्नल प्रेशर अगर देखो, ये तो आ गया ना, Q इज इक्वल टू जीरो, Q इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो सही है ही, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। और क्वेश्चन में कह दिया Q इज इक्वल टू जीरो, W इज इक्वल टू जीरो, वर्क डन जीरो है। तो एक बात तो मुझे बताइए, अगर P एक्सटर्नल जीरो है तो वही मैं कह रहा था, W क्या होता है, W होता है सर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इनटू P एक्सटर्नल डीवी। और अगर सर एक्सटर्नल प्रेशर ही जीरो है तो क्या मैं ऐसे कह दूं W इज इक्वल टू भी जीरो होगा? अरे बोल तो दो। यस बिल्कुल होगा सर जीरो। अगर ये W इज इक्वल टू जीरो है तो तुम मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये कहता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अरे भाई साहब यहां पर क्यू भी जीरो, डब्ल्यू भी जीरो, तो क्या डेल्टा यू भी जीरो? बिल्कुल होगा सर। और डेल्टा यू किसके इक्वल होता है? सर डेल्टा यू जो है ना, वो इक्वल होता था एन सीवी टी टू माइनस टी वन, एन सीवी डेल्टा टी के इक्वल, इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वल होता है। अब तो मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल्स तो गैस के जीरो हो नहीं सकते, और जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू में वो भी जीरो नहीं हो सकती। इसका मतलब कौन सी चीज जीरो है? डेल्टा टी का वैल्यू जीरो है। डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, और डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब टी टू इज इक्वल टू टी वन। सर टेम्परेचर कांस्टेंट है, कैसी बात कर रहे हो? टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो देखो एक चीज तो ये आ गई है ना, T2 इज इक्वल टू T1। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो याद कीजिए बॉयल्स लो, है ना, बॉयल्स लो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता था, और यहां से सर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता था सर। इसका मतलब सर ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है ना, ये वन और मोर ऑप्शंस करेक्ट टाइप वाला क्वेश्चन था, सी ऑप्शन भी करेक्ट है। सर हमने तो ये भी पढ़ा है कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसके लिए पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो सर इस हिसाब से P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, सर ये भी सही होना चाहिए। मैंने कहा ना मुन्ना ना, यहीं पर गड़बड़ है। ये पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट किसके लिए होता था? सर ये होता था एडियाबैटिक रिवर्सिबल के लिए। अच्छा, ये रिलेशन किस कब काम करते थे? जब प्रोसेस कैसा होता था? रिवर्सिबल होता था सर। तब आप कह सकते थे P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। लेकिन सर यहां ऐसा नहीं है। यस, यहां पर सर क्वेश्चन में कह दिया है कि प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल लिखा होगा ना कहीं, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और इरिवर्सिबल है तो P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा सही नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस ओनली। बताइए।
क्या आप समझ गए क्या ये वाला क्वेश्चन? बेटा बोलना पड़ेगा। यस 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 यस। डन है। चलें फिर आगे अगर तुम कहो तो। आगे चलें अगर तुम कहो तो। चलें। चलो सर, चलो 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 चलते हैं। आइए, थोड़ा सा एक ठीक सा आसान क्वेश्चन करते हैं ना, एक थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन करते हैं। आओ देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। शो दैट द रिएक्शन, है ना, क्या है, कहता है कि शो दैट द रिएक्शन एट, एक रिएक्शन दे रखी है आपके सामने, CO प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स CO2, है ना, बहुत बार पढ़ी है ना ये रिएक्शन, तो हमारी आंखों के सामने बहुत बार निकली होगी, है ना, बहुत बार निकली होगी, ठीक है सर। एट 300 केल्विन इज स्पॉन्टेनियस एंड एक्सोथर्मिक, मतलब आपको ये शो करना है कि ये जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है। मुझे एक बात बताओ, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस का इसका मतलब डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, मानते हो आप लोग ये चीज? हाँ सर, ये तो मानते हैं सर, है ना, इतना तो होना चाहिए, ठीक बात है। और अगर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है इसका मतलब डेल्टा एच भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। When the standard entropy change is इतना, है ना, क्वेश्चन में दे दिया स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, इसका मतलब डेल्टा एस का वैल्यू दे दिया -0.094, है ना, आप इसको डेल्टा एस नोट भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड की बात आ गई तो, ठीक है सर, ये दे दिया। द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जीज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2, इतना है, CO2 एंड CO इतनी है। स्टैंडर्ड क्या दे रखा है, गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब डेल्टा एफ जी नॉट, किसका, CO2 का, डेल्टा एफ जी नॉट किसका, CO का। कितना कितना दे रखा है, CO2 का दे रखा है -394.4, है ना, यूनिट तो ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना। और ये डेल्टा CO का कितना दे रखा है, CO का दे रखा है सर -137.2 किलो जूल, है ना, किलो जूल में दे रखा है। तो पहली चीज आपको प्रूव ये करनी है कि ये जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस, देखो स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या पता होना चाहिए सर, स्पॉन्टेनिटी के लिए आपका जो डेल्टा जी है वो लेस देन 0 आना चाहिए सर, है ना। अब तो मुझे एक बात बताओ, एक केमिकल रिएक्शन है, इसका अगर मुझे डेल्टा जी निकालना हो, अगर मुझे स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज निकालना हो, अगर मुझे डेल्टा जी नॉट निकालना हो या डेल्टा जी निकालना हो, तो मैं क्या कर सकता हूं सर, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, सिग्मा AI, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा BI, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है? यस, क्या आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है? प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट की स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। तो आओ देखो, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है, CO2, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, ठीक है सर, ये हो गया, प्रोडक्ट की कहानी खत्म होगी, है ना, प्रोडक्ट सर एक ही है, तो यहां हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। माइनस स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन कौन है, CO है सर, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, और साथ में सर ये भी तो है, हाफ इंटू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस। बोलिए। तो सर मेरे पास ना ये वैल्यूज दी हुई हैं, जो CO2 है, CO2 का स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है कितना, -394, माइनस, है ना, ये तो हो गया किसका, ये हो गया साहब प्रोडक्ट का, माइनस रिएक्टेंट वाली साइड चले जाओ, CO का कितना दे रखा है, CO का दे रखा है सर -137.2 प्लस हाफ ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 कितना होगा, ये बताइए सर, ये तो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो मैंने कहा यार इतना कॉमन सेंस तेरे अंदर है, तूने एक चीज पढ़ी है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी जीरो होता है और उनका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन भी जीरो होता है, तो ऑक्सीजन O2 एक एलिमेंट है, इस वजह से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बोलिए, ये आ गया तुम्हारा डेल्टा जी नोट। अब तो मुझे ये बताओ, ये जो डेल्टा जी नोट आएगा क्या लग रहा है तुम्हें, ये
आएगा माइनस में, किसमें आएगा, नेगेटिव में, वो तो दिख ही रहा है मुझे। और अगर ये नेगेटिव में आ गया इसका मतलब सर ये रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। और ये भी कहता है कि बताओ ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी है, ये भी बताओ। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, तो सर हमारे पास एक फॉर्मूला है तो सही, डेल जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सर हमारे पास डेल्टा जी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा। सर मुझे डेल्टा एच निकालना है इस फॉर्मूले से। सर टेम्परेचर गिवन है क्या, बिल्कुल है साहब, टेम्परेचर है 300 केल्विन। और सर क्वेश्चन में डेल्टा एस भी गिवन है सर, डेल्टा एस भी गिवन है सर, कितना, ये लिखा हुआ, सब कुछ गिवन है, इस फॉर्मूले में पुट करना है और डेल्टा एच का वैल्यू निकालना है। बताओ निकाल लोगे क्या? क्या मैं ये तुम्हारे भरोसे छोड़ सकता हूँ क्या? दादा यार हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, यस, जल्दी बता दो यार। क्या मैं ये आप लोगों के भरोसे छोड़ दूं कि हाँ सर छोड़ दो, कर दो, दे दो, निपटा देंगे सर, हम इसको निपटा देंगे, बोलिए, छोड़ सकता हूं आपके भरोसे, डन है, पक्का है ना? तो ये जो कैलकुलेशन है इसको आप लोग खुद से करोगे। हाँ ऑब्वियस है डेल्टा एच यहां से भी नेगेटिव आएगा, बस बात है मैग्नीट्यूड वाली, ठीक है ना? तो इसको करना आप लोग खुद से। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एक मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको देने जा रहा हूं, एक बढ़िया वाला क्वेश्चन करते हैं, आओ एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। ये देखो जनाब, ये वाला क्वेश्चन देखो, है ना? ये वाला क्वेश्चन देखो जरा क्या कह रहा है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है और एक ग्राफ दिया हुआ आपके सामने, बहुत ही प्यारा सा शानदार सा, है ना? और ये जो क्वेश्चन है ना ये आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगा, एक ही क्वेश्चन से हम लोग मल्टीपल चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। सर सिखाओ जरा क्या कह रहा है। लिखता है 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस, जो जो लिखा है लिख लो। अगर कह रहा है मोनोटॉमिक गैस, इसका मतलब सर गामा का जो वैल्यू है ना, सीधा सीधा बोल देना 5/3 आएगा, और जिसको मैं 1.66 भी लिख सकता हूं, ठीक है सर। अंडरगोज टू रिवर्सिबल प्रोसेस, ध्यान रखना दोनों के दोनों प्रोसेस कैसे हैं, रिवर्सिबल है। कौन कौन से, ए से बी एंड बी से सी, देखिए सब, ये रहा, आप लोग देखिए, ए से बी एंड बी से सी, ठीक है, ए से बी एंड बी से सी, देखो जरा। हाँ कौन से प्रोसेस की बात हो रही है? एक मिनट, ये रहा सर प्रोसेस नंबर क्यू, सॉरी ए से बी और बी से सी, है ना? ये प्रोसेस है इन द फिगर। ए से बी इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस, देखो जो कह रहा है ना वो लिखते जाओ। कहता है ए से बी एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। अरे मुन्ना एक बात बता, अगर ए से बी एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसका मतलब क्यू ए बी, इसमें हीट एक्सचेंज कितना हो जाएगा? अरे सर सिंपल सी बात है, एडियाबेटिक है तो हीट एक्सचेंज 0 होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे कहता है कि इफ द टोटल हीट अब्सॉर्ब्ड इन द एंटायर प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस बोले तो ए से बी एंड बी से सी, इज RT2ln10। अच्छा, द वैल्यू ऑफ 2 log V3 इज, यूज मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस। अच्छा एट कॉन्स्ट, हाँ मतलब सीपी का वैल्यू कह रहा है, अगर कहीं पर भी जरूरत पड़े तो 5/2R लेके करना, वो हमें पता है पहले से 5/2R ही होता है, लेकिन ठीक है। और जो हमारा गामा का वैल्यू 5/3 आएगा ना, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर सीपी का जरूरत पड़े। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब कुछ का कुछ ही दे दिया, कुछ आइडिया नहीं लग रहा इस क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करें, क्या करें, 2 log V3 कहां आएगा, कैसे आएगा, कुछ नहीं आइडिया लग रहा। लेकिन जो मुझे क्वेश्चन में कह रहा है ना उस तरीके से मैं सोचता जाऊं, करता जाऊं, तो हो सकता है मैं अपने अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं, है ना? जो मेरे से पूछा है मैं वहां तक पहुंच जाऊं। आओ देखो क्या कहता है, एक एक चीज को समझो। मेरे से क्वेश्चन में ये बोला है कि जो टोटल हीट है, टोटल हीट ए से सी तक, है ना, ए से बी और बी से सी, जो टोटल हीट का वैल्यू है वो दे रखा है 2 log V3, है ना? मतलब मैं अगली स्लाइड काम में लेने जा रहा हूं। तो सर जो टोटल हीट है QT किस किस के बराबर है? एक तो सर QAB प्लस QBC, इसी के बराबर है, QAB प्लस QBC। अब QAB तो है 0 और टोटल हीट का वैल्यू दे रखा है RT2ln10, मतलब ये वैल्यू मुझे दे रखी है RT2ln10, और ये है सर 0 और सर QBC, सीधा सीधा मुझे मिल गया ये जो QBC है सर, ये वैल्यू है RT2ln10, ठीक है सर, है ना? एक चीज मुझे पता लग गई कि B से C जो प्रोसेस है उसमें जो हीट की वैल्यू होगी सर वो इतनी होगी। मानते हो इस बात को? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर दोनों के दोनों प्रोसेस रिवर्सिबल है, ये भी कह रखा है क्वेश्चन में। अब कहता है कि ए से बी तो एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो मुझे एक बात बताओ, बी से सी कौन सा प्रोसेस है? ग्राफ तुम्हारे सामने है, ए से बी अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है, इस ग्राफ को देख के बताइए बी से सी कौन सा प्रोसेस है, क्या लगता है तुम्हें?
अरे सर ये तो अंधा भी बता देगा कि बी से सी में देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट दिख रहा है क्या? अरे वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है। तो अगर मैं ऐसे कह दूं कि बीसी जो है सर, जो बीसी प्रोसेस है, बी से सी प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है सर? इस प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो है, डेल्टा मतलब डी टी जीरो है, डेल्टा टी जीरो है। इसका मतलब सर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है बी से सी? सर ये कैसा है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे तुम एक बात और बताओ, फॉर बी से सी प्रोसेस के लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो इस प्रोसेस में जो क्यू का वैल्यू होगा वो कितना है सर? इस प्रोसेस में क्यू का वैल्यू है, नहीं नहीं नहीं, क्यू जीरो कैसे हो गया भाई? पागल वागल हो गए हो क्या? क्यू जीरो कैसे? क्यू तो जीरो उससे पहले वाले प्रोसेस में था। इस प्रोसेस में मुझे बताइए डेल्टा यू का वैल्यू कितना मिलेगा? जल्दी बताओ, डेल्टा यू का वैल्यू कितना मिलेगा? डेल्टा यू का वैल्यू कितना मिलेगा? अरे सर डेल्टा यू का जो फॉर्मूला होता है हम लोगों ने पढ़ रखा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? एनसीवी डेल्टा टी। और मुन्ना बी से सी प्रोसेस में डेल्टा टी अगर जीरो है, इसका मतलब सर डेल्टा यू किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। सर बी से सी प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो है, सर इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इससे फर्क ये पड़ रहा है कि जो क्यू बी सी है सर, इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा? माइनस डब्ल्यू के बराबर आएगा। एक बढ़िया चीज मुझे ये पता लगी है, बताओ क्या मैं सही कह रहा हूं? यही पता लगेगा, क्यू बी सी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, क्योंकि डेल्टा यू हो गया जीरो। अब क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल में भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि क्वेश्चन में लिख रखा है, तो सर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो मैं वर्कडन क्यों लिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि क्यू बीसी जो है वो इसके इक्वल है, और क्यू बीसी मैं यहां से इक्वल निकालना चाहता हूं। यहां से भी मैं क्यू बीसी निकाल लूं, दोनों को इक्वेट करूंगा, क्या पता कुछ मिले, क्या पता कुछ मिले, V3 की टर्म्स में कुछ चीज आए, है ना? तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं QBC के लिए, लेकिन वर्क डन का फॉर्मूला है ना फॉर BC प्रोसेस B से C, हम वर्क डन का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या होता है? माइनस RT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, यही तो होता है, यही तो हम लोग लिखते हैं। और मुझे एक बात बताओ, तुम तो मुझे एक बात बता दो, क्या बता दें सर? इस वाले प्रोसेस में V फाइनल कितना है सर? फाइनल वॉल्यूम है V3, इनिशियल वॉल्यूम कितना है? V2, ठीक है सर, है ना? तो सर ये जो फॉर्मूला बनेगा वो बन गया माइनस RT ln V3 अपॉन V2, ये मिल गया। और सर ये जो वर्क डन है किसके बराबर है? QBC के इक्वल। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो QBC है ये माइनस डब्ल्यू का मतलब ये आ जाएगा सर RT ln V3 अपॉन V2। बोलो ये आ गया कि नहीं आ गया? अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा भाई, मैं किसको पढ़ा रहा हूँ यार? अरे ये ऐसा आ गया कि नहीं आया? ठीक है ना, इसमें किसी को परेशानी हो तो बताओ। सर यहां तक तो नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब लेकिन जो अभी क्वेश्चन में दे रखा था उसके अकॉर्डिंग ये जो क्यूबीसी कितना आना चाहिए? RT2ln T आना चाहिए, ln 10 आना चाहिए, मतलब ये जो वैल्यू आनी चाहिए। अच्छा यहाँ पर टी कौन सा होगा बताओ? हाँ ये भी लिख दो, चलो इसमें टी नहीं लिख रहा ना। ये जो टी का वैल्यू है कौन सा होगा? टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर की बात कर रहा है सर? ये तो ऑब्वियस है सर, टेम्परेचर तो T2 रहेगा, है ना? T2 टेम्परेचर की बात हो रही है ना, तो यहाँ T2 लिख दो, R T2 है ना? तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है? RT2ln 10 इज इक्वल टू RT2ln V3/V2। दोनों को इक्वेट करियो जरा, तो सर RT2 से RT2 उड़ गया, और सर यहां से ln हमें मिल गया V3/V2 इज इक्वल टू 10, V3 इज इक्वल टू 10V2। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को भी? बता दो भाई, अरे बोल दो, किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। नहीं है? V3 की वैल्यू मिल गई हमें इन टर्म्स ऑफ V2, थोड़ा सा तो हम लोग नजदीक पहुंचे, हमें चाहिए था 2 log V3 और हमें मिल गया V3 इज इक्वल टू 10V2। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए? अगर मुझे V2 का वैल्यू मिल जाए तो सर मुझे मजा आ जाएगा सर, बोल तो सही। अगर मुझे मतलब वो वैल्यू मिल जाए किसकी? अगर मुझे वैल्यू मिल जाए V2 की तो सर मुझे मजा ही आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा एक बात बता, V2 की वैल्यू निकालेगा कैसे सर? एक चीज देखो, ये जो प्रोसेस आपका ए से बी है ना, इस प्रोसेस पे थोड़ा सा गौर फरमाइए। मैंने कहा फरमा दे, कहता है सर इस प्रोसेस में V1 का वैल्यू है 10, मैंने कहा ठीक है, और सर इस प्रोसेस पे T1 है 60, सर पॉइंट बी पे T2 है 60, लेकिन मुझे V2 नहीं पता, सर मैं यहां से V2 का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं सर। अरे भाई साहब, बोले हाँ सर, इस तरीके से अगर आप जाओगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है सर।
और अगर मुझे V2 मिल गया तो इस फॉर्मूले में डालूंगा और मेरा काम खत्म हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं क्या? यस, बोल नहीं रहे हो तुम, बोल नहीं रहे हो भाई, जल्दी बताओ क्या मैं सही कह रहा हूं क्या? तो आइए प्रोसेस ए बी की बात करते हैं, है ना। हम लोग बात करते हैं किसके लिए? प्रोसेस ए बी के लिए, ए से बी प्रोसेस की बात करते हैं। सर ये जो प्रोसेस था क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। ये प्रोसेस कैसा है? एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है। और सर एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमें एक चीज पता है, टीवी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सारी दुनिया जानती है टीवी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। देख रहे हो ये क्वेश्चन कितनी सारी चीजें तुम्हें सिखा रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया इसमें, इसमें आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला आ गया, इसमें गामा की वैल्यू आ गई, इसमें एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस वाला फॉर्मूला आ जाएगा। कितनी सारी चीजें हैं जो एक ही क्वेश्चन में कवर हुई है। इसीलिए मैं कहता हूं अब इसमें मुश्किल नहीं है कुछ भी, ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड चीज है, कोई बहुत ज्यादा कुछ अलग से कहानी पूछ ली, नहीं, मुश्किल कुछ नहीं पूछा, लेकिन बहुत सारा पूछ लिया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पूछ ली। और हमें इसी वजह से समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करें और कहां पर खत्म करें, है ना। और लेकिन टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी आराम से समझा रहा हूं बिकॉज समझना जरूरी है इस तरह का क्वेश्चन। टाइम तो ठीक है, यहां पर भी लगेगा, जैसे भी लगेगा वहां पर भी लगेगा, देख लेंगे उसको तो, है ना। तो सर ये ऐसे हो जाएगा T1 V1 गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस वन। यस सर, हमारे पास T1 कितना है देखो सर, T1 दे रखा होगा 600, T2 दे रखा है 60। T1 इज 600 और सर V1 कितना दे रखा था बोलो सर। V1 का वैल्यू है V1 इज 10 है ना, 10 10 की पावर गामा माइनस वन है ना, 10 की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2। T2 कितना था? याददाश्त को क्या हो गया भाई? T2 इज 60, T2 इज 60, 60 V2 गामा माइनस वन। तो देखो ना सर, ये हो जाएगा 60, ये 10 हो गया ना, 10 10 10 10 10 10 V2 अपॉन, इसको ऐसे लिख दूं क्या? V2 अपॉन 10, V2 अपॉन 10 की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू 10 आ रहा है। देखो जरा, कुछ गलत तो नहीं किया क्या मैंने? एक बार चेक करना जरा, क्या मैंने सही किया है क्या? हाँ जी, सही किया है क्या? सही किया है। लेकिन सर एक बात बताओ, गामा का वैल्यू कितना है? अबे मैंने कहा गामा है 5/3, तो सर 5/3 माइनस वन कितना हो जाएगा? चलो चलो, है ना भाई, गामा का वैल्यू कितना है? 5/3, तो गामा माइनस वन कितना हो गया? 5/3 माइनस वन, तो ये कितना हो गया? 2/3। कितना आ गया? 2/3 आ गया, ठीक है सर। तो ये मेरे हिसाब से मिल जाएगा V2/10 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 10। अरे सर इसको कैसे सॉल्व करें? हाँ, इसको कैसे सॉल्व करें भाई? कैसे सॉल्व करें सर? ये तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, है ना। V2/10 की पावर 2/3, मैंने कहा यार ऐसी कैलकुलेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है ना। ऐसी कैलकुलेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, क्या है सर? दोनों तरफ लॉग ले लो, है ना। तो ये वाली जो इक्वेशन है उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ, V2/10 है ना, अगली स्लाइड पे लिख रहा हूँ मैं, V2/10 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 10। सर दोनों साइड लॉग ले लो सर, है ना, दोनों साइड लॉग लूंगा तो ये बन जाएगा 2/3 लॉग V2/10 बन जाएगा। और सर ये बन जाएगा log 10। और सर log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है सर। यस बिल्कुल होता है सर। तो देखना जरा, ये इधर चला जाएगा, है ना। log 10 जो है ये ऐसे हो जाएगा 2, ये इसको 2 रहने देते हैं ना। और ये देखना, ये हो जाएगा सर log V2 माइनस log 10 इज इक्वल टू, log 10 1 हो गया, ये 3 उधर चला गया तो 3 आ गया ये, है ना। और ये देखो ऐसा हो जाएगा 2 log V2 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो 2 log V2 इज इक्वल टू 5 आ गया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? 2 log V2 इज इक्वल टू 5 आ गया। यस, 2 log V2 इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है सर। लेकिन सर हमें किसका वैल्यू चाहिए था? सर हमें वैल्यू चाहिए 2 log V3। और सर V3 का जो वैल्यू था वो था 10 V2 के इक्वल। V3 किसके इक्वल था? V3 इज इक्वल टू 10 V2 के इक्वल, यही था क्या? है ना, ठीक है, 10 V2 के इक्वल था। तो सर यहां से देख लो ना, ये V2 किसके इक्वल आ जाएगा? V2 आ गया सर V3/10, और V3/10 को यहां डाल दो,
2 log v3/10 है ना, 2 log v3/10 इज इक्वल टू 5। ये ऐसा है, लॉग में ऐसा है, बोलो। तो सर ये देखो, ये बन जाएगा 2 log m/n, क्या बन गया सर, ये बन गया log v3 माइनस log 10 इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया सर 2 log v3, ये 1 है तो 2 आ जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 5 एंड 2 log v3 इज इक्वल टू 7। ये तो मैथ्स आ गई भाई, ये तो मैथ्स आ गई, और ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया 7। देख रहे हो तुम क्वेश्चन, देख रहे हो तुम, क्या जबरदस्त फाड़ू क्वेश्चन पूछा है भाई। साला सारा तुमसे ये मैथ्स करवा ली, तुमसे केमिस्ट्री करवा ली, सब कुछ करवा लिया एक ही क्वेश्चन में, सिंपल एक क्वेश्चन, सब कुछ करवा लिया। और ये जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना। तो मतलब मुश्किल नहीं बोलूंगा, कॉन्सेप्चुअल बोलूंगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में डाल दिए। अब ये जो चीज है ना, ये आपको फर्स्ट टाइम नहीं आएगी, आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए ऑब्वियस ही बात है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ढेर सारी अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके फाइनली अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम उसको सॉल्व कर पाओगे, है ना। एक बार के लिए मैं वापस समराइज कर देता हूं क्या हमने किया इस क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया कि एक आइडियल मोनोटोमिक गैस है, मोनोटोमिक मतलब गामा का वैल्यू 5/3 है, 2 रिवर्सिबल प्रोसेस है, ए से बी और बी से सी। आगे कहता है कि ए से बी एक एडियाबैटिक प्रोसेस, इसका मतलब क्यू का वैल्यू 0 हो गया, और कहता है कि जो टोटल हीट अब्सॉर्ब है वो R T12 दे रखी है, तो बताइए 2 log v3 का वैल्यू कितना होगा। हमने कहा कि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है इसका मतलब इसमें Q का वैल्यू 0 है, और ये जो प्रोसेस है B से C क्योंकि इसमें टेम्परेचर सेम है इसका मतलब ये आइसोथर्मल है। यस, तो हमने कह दिया भाई Q टोटल QAB प्लस QBC के इक्वल होगा, और QAB 0 है तो QBC इज इक्वल टू R T12। अब BC जो है प्रोसेस वो आइसोथर्मल है, मतलब उसमें डेल्टा U 0 है, और अगर डेल्टा U 0 है इसका मतलब QBC किसके इक्वल होगा, -W के इक्वल होगा। अब बात ये आ गई है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकाला जाता है, और उसका फॉर्मूला हमारे पास था -RT12 वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, वी फाइनल बोले तो V3, वी इनिशियल बोले तो V2, और यहां से W का वैल्यू निकाला, W निकलते ही मुझे QBC मिल गया, QBC निकलते ही मेरे RT12 के इक्वल था। एक बहुत ही शानदार रिलेशन आ गया, V3 इज इक्वल टू 10 V2। अब सिर्फ एक ही दिक्कत रही, वो क्या कि मुझे V3 इज इक्वल टू 10 V2 इसको सॉल्व करना है, V2 की वैल्यू निकालनी है, और V2 की वैल्यू निकलते ही 2 log V3 मेरे से क्वेश्चन में पूछा था, वो क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, हमने कहा ए से बी एक एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है, और एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए टीवी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट रखा जा सकता है, T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -2, और यही चीज ध्यान में रखते 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 एक रिलेशन बनाया, इस रिलेशन को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के लिए मुझे सहारा लेना पड़ा V2 का। यहां से सॉल्व करते करते फाइनली मुझे 2 log V3 का वैल्यू मिल गया कितना, 7, और मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बताइए क्या आपको कहानी समझ में आई या फिर नहीं आई। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया है, और मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया होगा, जोरदार समझ में आया होगा, और ऐसा क्वेश्चन अगर वापस आएगा तब भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम लोग आगे ले चलते हैं, आगे पढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये वाला भी, है ना, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, और एक तरह से आपका बहुत सारा पार्ट ये क्वेश्चन कवर कर लेता है। 4 स्टेटमेंट आपके सामने लिखे हुए हैं, और आपको दिख ही रहा है कि जो 4 स्टेटमेंट हैं हैवी स्टेटमेंट्स हैं, इनको समझने के लिए हैवी दिमाग लगाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके कहानी आगे बढ़ेगी। मानते हो ना इस चीज को। यस, बढ़िया क्वेश्चन, समझते हैं, और इसको अगर समझ लिया तो बहुत सारा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरे से कहता है एक आइडियल गैस है इज एक्सपेंडेड फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 T2 अंडर द डिफरेंट कंडीशंस, और हमसे पूछ रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग इज आर, मतलब 1 और मोर ऑप्शंस करेक्ट वाला ये क्वेश्चन है ना, 1 और मोर ऑप्शंस करेक्ट टाइप का ये क्वेश्चन है। चारों हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे चारों चीजों को, है ना, चारों जो स्टेटमेंट है उनको समझेंगे। क्या कहता है देखिए क्वेश्चन, कहता है पहला स्टेटमेंट लिखा है दी वर्क डन बाय द गैस इज लेस व्हेन इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली फ्रॉम V1 टू V2 अंडर द एडियाबैटिक कंडीशंस,
as compared to that when expanded reversibly from V1 to V2 under isothermal conditions. मतलब एक गैस एक्सपेंड हो रही है, रिवर्सिबली एक्सपेंड हो रही है V1 से V2, एक बार वो एक्सपेंड हो रही है एडियाबेटिकली, एक बार वो एक्सपेंड हो रही है आइसोथर्मली। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो वर्क डन बाय द गैस है वो एडियाबेटिक में कम होगा, आइसोथर्मल में ज्यादा होगा। हालांकि इसको बहुत सारे लोग याद रखने को बोल देते हैं और हम लोग भी बोल देते हैं कभी क्लास में कि यार इसको ना स्टेटमेंट को याद रख लो, है ना। इसको समझाया भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे, है ना, याद रख लो। देखिए लेकिन फिर भी एक बार के लिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व किया होगा। चलो ठीक है, याद तो बाद में रखी जाएगा, लेकिन मान लो अगर मेरे दिमाग में नहीं है कि इसको किस तरीके से याद रखना है और फिर भी अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा। आइए मैं आपको मेथड बताता हूं। तो ग्राफ देखो, है ना, ग्राफ से ही सारी चीजें समझाई जाती है। यहां पर है प्रेशर और यहां पर था वॉल्यूम, ठीक है। एक गैस है जो एक्सपेंड हो रही है, क्वेश्चन में कहा गया है कि V1 से V2 जा रही है वो गैस, है ना, V1 से V2 जा रही है, ठीक है साहब। ये गई V1 से V2, है ना, ये है आपका V1 और ये है आपका V2, है ना, V1 से V2 गई है, ठीक बात है सर। एक बार आइसोथर्मली गई है और एक बार आइसोथर्मली गई है और एक बार एडियाबेटिकली गई है। एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, है ना, एक्सपेंशन हो रहा है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताइए इन दो ग्राफ में से आइसोथर्मल का ग्राफ कौन सा और एडियाबेटिक का ग्राफ कौन सा है अगर एक्सपेंशन ऑफ द गैस हो रहा है तो। बहुत सिंपल, बहुत साधारण चीज है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये चीज आप सब लोगों ने पढ़ी हुई है कि आप लोग ऐसे पढ़ते थे कि सर अगर सेम तक वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है V1 से V2 दोनों के लिए, V2 सेम है V1 सेम है, तो सर ऊपर वाला जो ग्राफ होता था वो आइसोथर्मल होता था और सर जो नीचे वाला ग्राफ था वो एडियाबेटिक होता था। ये वाला ग्राफ आइसोथर्मल होता था और सर जो नीचे वाला ग्राफ था एक्सपेंशन के केस में वो एडियाबेटिक होता था। अब ये चीज आई कहां से? पहली चीज तो ये चीज पता लगती है सर स्लोप से, है ना। किससे पता लगती है? स्लोप से। ऐसा दिख रहा है कि जो एडियाबेटिक वाला ग्राफ है ना वो थोड़ा स्टीपर है एकदम से, है ना, चढ़ाई इसमें ज्यादा है, स्लोप इसकी ज्यादा है। आइसोथर्मल में चढ़ाई कम है, स्लोप इसकी कम है। ऐसी फील आ रही है क्या आपको? सर कैसे पता लगा है? बहुत सिंपल है भाई, ये तुम लोग देख लेना। आप लोगों को पता है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ना, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है सर, उसमें हम लोग कहते हैं पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में यही होता है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आप लोग निकाल सकते हो ना, पी इंटू डीवी प्लस वी इंटू डीपी इज इक्वल टू 0। तो यहां से डीपी बाई डीवी की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे, है ना, माइनस पी बाई वी आएगा शायद। और यही है इस ग्राफ का स्लोप, है ना, आइसोथर्मल का स्लोप। दिस इज दिस स्लोप डीपी बाई टी डेल्टा डी वाई बाई डी एक्स, इसी को तो हम लोग स्लोप कहते हैं सर। तो सर ये स्लोप आ रही है कितनी? माइनस पी बाई वी। मैग्नीट्यूड की बात करो, पी बाई वी आ रहा है सर, ठीक है। अरे सर ये तो आइसोथर्मल की बात करी आपने, एडियाबेटिक में क्या होता है? मैंने कहा यार एडियाबेटिक जो होता है ना, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में फॉर्मूला होता है पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ग्राफ बना पा रहा हूं इसका मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस ही है। पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसका सारी कहानी जो वहां करी है यहां करोगे तो मेरे हिसाब से डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू आएगा माइनस गामा इंटू पी बाई वी। और सर जो गामा की वैल्यू होती है सर वो ग्रेटर देन 1 होता है, पॉइजन रेशियो तुम्हें पता है। और यहां से अगर तुम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो तो सर किसका स्लोप ज्यादा आ रहा है? एडियाबेटिक का स्लोप है ज्यादा, इसका मतलब एडियाबेटिक इज मोर स्टीपर, चढ़ाई ज्यादा है। इसी वजह से नीचे वाला ग्राफ एडियाबेटिक, ऊपर वाला ग्राफ आइसोथर्मल। तो सर इससे क्या पता लगा? मैंने कहा तो एक बात बता, वर्क डन क्या होता था? कहता है सर वर्क डन होता था एरिया अंडर द कर्व। यस, एरिया अंडर द कर्व, बोलो यही होता था ना, एरिया अंडर द कर्व। अरे सर कौन से ग्राफ का? ऑफ पीवी, पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व था उसको बोला जाता था वर्क डन। इसका मतलब समझो यहां से, अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन है वो ये वाला है। यस, और अगर मैं एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करूंगा तो उसमें वर्क डन सिर्फ नीचे वाला रहेगा, एरिया अंडर द कर्व। यहां से मुझे दिख ही रहा है कि जो वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड ज्यादा कहना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इज मोर इन आइसोथर्मल एज कंपेयर टू एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में कम होगा, आइसोथर्मल में ज्यादा होगा। ये चीज थी। और मेरे हिसाब से जो पहला स्टेटमेंट लिखा है वो यही कह रहा है कि वर्क डन बाय द गैस इज लेस व्हेन इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली फ्रॉम V1 टू V2 अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस एज कंपेयर टू दैट व्हेन एक्सपेंडेड रिवर्सिबली फ्रॉम V1 टू V2 अंडर द आइसोथर्मल कंडीशंस। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, आगे चलें फिर। ठीक है सर, आइए अगला स्टेटमेंट कहता है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस 1 0 gas 0 if it is expanded reversibly with T1 is equal to T2 and positive if it is expanded reversibly under adiabatic conditions with T1 not equals to T0 not equals to T2। अच्छा, कहता है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 होगा अगर रिवर्सिबली गैस एक्सपेंड हो रही है लेकिन T1 इज इक्वल टू T2। अरे सर ये तो मतलब T1 इज इक्वल टू T2 से आइडिया लगेगा, T1 इज इक्वल टू T2 से आइडिया लगेगा। सोचो अगर आपका T1 T2 बराबर है, T1 इज इक्वल टू T2 बराबर है, तो डेल्टा T कितना हो गया, 0 हो गया। और सर जो डेल्टा U होता है किसके इक्वल होता है, NCV डेल्टा T के इक्वल होता है। अगर आपका डेल्टा T 0 है इसका मतलब डेल्टा U भी क्या होगा, 0 होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर T1 इज इक्वल टू T2 है ना, स्टेटमेंट सही कह रहा है। अगर T1 इज इक्वल टू T2 है तो डेल्टा U का वैल्यू 0 होगा, कोई परेशानी नहीं। सेकेंड पार्ट देखो, कहता है पॉजिटिव होगा इफ इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस। अब तो मुझे एक बात बताओ, रिवर्सिबल एक्सपेंशन अगर एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिखते हैं। सर क्यू तो 0 होता है। यस सर, जो डेल्टा यू है वो किसके इक्वल होगा, एनसीवी T2 माइनस T1 के इक्वल होगा। यही होगा इक्वल, यही होगा भाई। डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा सॉरी डेल्टा यू इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। हम लोग पढ़ाई है ना, तो फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा लगा सकते हो डेल्टा यू इक्वल टू एनसीवी डेल्टा। सर लेकिन गैस एक्सपेंड हो रही है, सर एक्सपेंशन हो रहा है। आप बोलोगे तो क्या करूं, एक्सपेंशन हो रहा है तो। मैंने कहा सर आओ मैं बताऊं क्या करोगे आप। मुझे एक बात बताओ, अगर गैस एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द सिस्टम होता है या वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम होता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। सर एक्सपेंड कर रही है इसका मतलब गैस वर्क कर रही है सर, गैस उस पिस्टन को उठा के ऊपर ले जा रही है। मतलब ये केस है सर किसका, वर्क डन बाय द सिस्टम। और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है इसका मतलब सर एक्सपेंशन के केस में जो आपका वर्क डन आएगा वो लेस देन 0 आएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, नेगेटिव साइन लिया जाता है केमिस्ट्री के अंदर। तो आ जाओ, नेगेटिव वर्क डन का फॉर्मूला NCV T2 माइनस T1 लेस देन 0। अब तो मुझे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स तो लेस देन 0 हो नहीं सकते ना, -2 मोल का कोई मतलब ही नहीं है। CV का वैल्यू लेस देन 0 नहीं होता, इसका मतलब T2 माइनस T1 वो लेस देन 0 है। और T2 माइनस T1 लेस देन 0 तभी आ सकता है जब T2 इज लेस देन 0 T1। और ये भी रिजल्ट हम लोगों ने क्लास में चिक चिक के बोला कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी रिवर्सिबली कोई गैस एक्सपेंड हो रही है एडियाबेटिकली, तो उस एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज करता है, फाइनल टेम्परेचर कम होता है। T2 इज लेस देन T1। और तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा T2 लेस देन T1 है, T2 लेस देन T1 है, तो ये क्या डेल्टा यू नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। आप कहोगे सर डेल्टा यू नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आ सकता, पॉजिटिव नहीं आ सकता बिकॉज जब गैस रिवर्सिबली एक्सपेंड हो रही हो और प्रोसेस अगर एडियाबेटिक है तो T2 का वैल्यू फाइनल टेम्परेचर इज लेस देन इनिशियल टेम्परेचर, T2 इज लेस देन T1। बोलो मैं सही कह रहा हूं। और अगर तुम्हारा T2 लेस देन T1 है तो डेल्टा यू नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन सर जो हमारा बी ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन में कहा गया कि ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नहीं है सर, ये बिल्कुल सरासर गलत है। स्टेटमेंट नंबर बी इज इनकरेक्ट। क्या बात है सर, एकदम गजब। दो स्टेटमेंट, दो चीजें बढ़िया हमने सीखी है। आइए अब तीसरे स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। कहता है इफ द एक्सपेंशन इज कैरिड आउट फ्रीली, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है फ्रीली, इट इज साइमल्टेनियसली बोथ आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबेटिक। अगर फ्री एक्सपेंशन है ना, तो मजे करो, इट इज साइमल्टेनियसली बोथ आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबेटिक। समझ लेते हैं इसको भी, है ना, इसको भी समझ लेते हैं आओ। अच्छा, अगर तुम्हारा फ्री एक्सपेंशन है, सोच के देखो, अगर तुम्हारा फ्री एक्सपेंशन है इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर 0, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 है तो हम लोग वर्क डन क्या लिखते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। अगर तुम्हारा पी एक्सटर्नल 0 तो वर्क डन भी कितना 0 होगा, और हम लोगों ने पढ़ा है फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन 0 होता है। अब सर एक चीज और देखो, सर हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सर डब्ल्यू तो हो गया 0। अब क्वेश्चन में कहता है आइसोथर्मल प्रोसेस, आओ कंडीशन ले ले आइसोथर्मल की।
अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, सोच के देखो, अगर आइसोथर्मल है इसका मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब सर जो हमारा डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी है, अगर डेल्टा टी 0 इसका मतलब डेल्टा यू 0, बोलो सर बिल्कुल होगा। और अगर डेल्टा यू 0, अब डेल्टा यू भी 0, डब्ल्यू भी 0, तो क्यू भी क्या होगा, 0 होगा। और क्यू 0 होने का मतलब क्या हो गया, एडियाबेटिक हो गया। बताओ। कहता है कि एक रिवर्सिबल, सॉरी, एक जो फ्री एक्सपेंशन है, फ्री एक्सपेंशन जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबेटिक, बिल्कुल है। आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू 0, डब्ल्यू वैसे ही 0 था, और डेल्टा यू 0 होगा तो क्यू अपने आप ही 0 होगा। और क्यू अपने आप 0, इसका मतलब सर ये प्रोसेस कैसा हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। बोलो मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल है सर, ये साइमल्टेनियसली दोनों है। डन है, ठीक है सर। इसका मतलब सर स्टेटमेंट नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है सर, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, स्टेटमेंट नंबर सी बिल्कुल सही है सर। अब बात आती है स्टेटमेंट नंबर डी की। क्या कहता है, द वर्क डन ऑन द गैस इज मैक्सिमम व्हेन इट इज कंप्रेस्ड इरिवर्सिबली फ्रॉम P2 V2 टू P1 V1 अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर P। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, ऐसा ही लिखा होगा, अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर P, है ना। लेकिन फिर भी एक बार के लिए मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट रुको आप लोग, है ना। चेक कर लेते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन, चेक कर लेते हैं अभी 1 मिनट, क्या कह रहा है क्वेश्चन। वन मिनट। हाँ जी, आइए जनाब, हाँ बिल्कुल सही है, यही सेम चीज लिखिए, जनाब आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, यहाँ पर P2 V2 है बेटा, है ना। ये P2 V2 है, तो P1 V1 अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर P, है ना, कांस्टेंट प्रेशर P, इसकी बात हो रही है ना, कांस्टेंट प्रेशर P। 1 मिनट, कांस्टेंट प्रेशर P, हाँ P लिखा है, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। मतलब सीधा सीधा ये कह रहा है, इसका भी रिजल्ट मैंने बोला था कि इसको याद कर लेना, है ना, रिजल्ट याद रखने वाली चीज है। और और फिर मैं कह रहा हूँ यार, मतलब ज्यादा बड़ी बात तो नहीं, लेकिन इसके जो चारों स्टेटमेंट है ना, चारों स्टेटमेंट जो है वो अपनी कॉपी में लिखे गए, कॉपी में बनाए हुए हैं, लिखवा रखा है एक एक चीज। और ऐसे भी नहीं कि सिर्फ लिखवा के छोड़ दिया है, बता रखा है कि इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले भी पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। और जो चारों स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा इंफेसाइज करके क्लास में बताया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरी क्लास में बताया गया, आपने जहां से भी पढ़ा होगा ऑब्वियस है वहां से सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखे होंगे। और ये चीज बताती है कि भाई आपको पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट ही जेईई एडवांस पूछता है, ऐसा नहीं होगा कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज कुछ एकदम से कुछ अलग पूछ ले, है ना। आइए, तो सर कंप्रेशन की बात हो रही है, और देख लो, कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों ही देख लेते हैं ना एक बार के लिए, कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों देख लेते हैं, है ना, दोनों चीज देख लेते हैं। आओ, जैसे मान लो मैं पहले एक्सपेंशन की बात कर लेता हूँ, है ना, एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। एक गैस रिवर्सिबली एक्सपेंड हुई यहां से यहां, है ना, ये एक्सपेंशन है। दिस इज योर P1, ये P है, ये V है, दिस इज योर V2 एंड दिस इज योर V1। ये हो गया सर रिवर्सिबल एक्सपेंशन, है ना। और अगर मुझे वर्क डन का वैल्यू निकालना है, अगर मुझे वर्क डन निकालना, तो मैं क्या करूंगा, एरिया अंडर द कर्व निकाल लूंगा। दिस इज वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ये इसमें क्या हो रहा है, लेकिन ये एक्सपेंशन हो रहा है सर। ये किसका केस है सर, ये एक्सपेंशन का केस है। और एक्सपेंशन के केस में एरिया अंडर द कर्व आ गया सर, ये क्या आ गया, डब्ल्यू रिवर्सिबल, है ना। दिस इज एरिया अंडर द कर्व इज डब्ल्यू रिवर्सिबल। अब अगर मान लो मुझे यही प्रोसेस इरिवर्सिबली हो रहा होता और मुझे वर्क डन निकालना होता इरिवर्सिबल प्रोसेस में, तो फॉर्मूला क्या लगा था, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन, बोलो डीवी, यही आता। अब यहां पी एक्सटर्नल कौन सा लूं, अरे खुद एक बात बताओ, अगर गैस एक्सपेंड हो रही है तो एक्सटर्नल प्रेशर कम है कि ज्यादा है, सर कॉमन सेंस की बात है, अगर गैस एक्सपेंड हो रही है इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कम रहा होगा, तभी गैस ऊपर चढ़ रही होगी। और P1 और P2 में से मुझे बताइए कौन सा कम है, सर ये है P2। सर P2 कम है, इसका मतलब P एक्सटर्नल की वैल्यू हो जाएगी P2 इंटू वी टू माइनस वी वन।
और ये P2 इंटू V2 माइनस V1 कौन से एरिया की बात हो रही है? देखो, दिस इज P2 इंटू V2 माइनस V1। क्या सिर्फ इस वाले एरिया की बात हो रही है क्या? बिल्कुल बात हो रही है सर। दिस इज W इरिवर्सिबल। तो तुम खुद बता दो, W इरिवर्सिबल ज्यादा है कि रिवर्सिबल ज्यादा है? आप बोलोगे सर इन केस ऑफ एक्सपेंशन मॉड ऑफ W रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ W इरिवर्सिबल। कोई ये कहेगा सर आपने मॉड क्यों लगाया है? मैंने कहा मेरे भाई मॉड इसलिए लगाया है क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। साइन जो है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। साइन सिर्फ ये चीज बता रहा है कि एक्सपेंशन मतलब वर्क डन बाय द गैस है, सिर्फ ये चीज बता रहा है आपको साइन, और इसके अलावा साइन का कोई यूज नहीं है। समझ तो आ रहा है? मतलब एकदम बढ़िया कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब अगर यही केस होता तुम्हारा किसका? कंप्रेशन का है ना, गैस कंप्रेस हो रही होती, कंप्रेशन हो रहा होता, खुद सोचो कंप्रेशन हो रहा होता, सेम ग्राफ उल्टा चालू कर देंगे, दिस इज पी दिस इज वी। गैस कंप्रेस हो रही है, एक बार रिवर्सिबली कंप्रेस हो रही है ना। दिस इज योर V1 एंड दिस इज योर V2, दिस इज माई P1 एंड दिस इज माई P2। ठीक है, यस ठीक है। और एरिया अंडर द कर्व निकालना है, ये आ गया सर एक्सपेंशन था, सॉरी कंप्रेशन था, ये रहा सर कंप्रेशन। दिस इज दिस इज W इरिवर्सिबल, सॉरी W रिवर्सिबल। अब तो मुझे बात बताओ, यही गैस को मुझे कंप्रेस करवाना है इरिवर्सिबली, तो इरिवर्सिबली वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखूंगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, है ना। तो V2 ये रहा, V2 माइनस V1। ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात यही आती है एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा होगा? सर अगर गैस कंप्रेस हो रही है इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर वो है जो ज्यादा है, और मुझे बताओ P1 और P2 में से कौन ज्यादा है? सर P2 ज्यादा है। इसका मतलब यहां जो एक्सटर्नल प्रेशर है P2 V2 माइनस V1, बताइए कौन से एरिया की बात हो रही है? सर P2 इंटू V2 माइनस V1 मतलब इस एरिया की बात हो रही है। P2 इंटू V2 माइनस V1 मतलब इस एरिया की बात हो रही है। दिस इज योर W इरिवर्सिबल। और तुम खुद बता दो कौन सा ज्यादा है? सर यहां मोड लगाने की जरूरत नहीं है, W इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन W रिवर्सिबल। काम हो गया सर, निपट गया मामला। बताओ। और यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जब गैस कंप्रेस हो रही हो तो कंप्रेशन के केस में इरिवर्सिबली वर्क डन ज्यादा करना पड़ता है, रिवर्सिबली वर्क डन कम होता है। एरिया अंडर द कर्व से आप लोग ऐसे समझा सकते हो। और मैं तो हमेशा कहता हूं अपने बच्चों को कि भाई इसको एज अ रिजल्ट आप लोग याद रखो तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा, है ना। आप एज रिजल्ट याद रखोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। मतलब इसमें A C D ये तीन ऑप्शंस करेक्ट है। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? आया क्या? पक्का? बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें ये जो क्वेश्चन है ये आपको सिखा के जाता है। ठीक है, चलो सर बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चल पड़े अगर तुम कहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते। देखो हालांकि अब आप बोलोगे सर इतना सब कुछ करना है, मतलब ये तो बेटा इतना सब कुछ मैंने समझाया है तुम्हें, है ना। इतना सब कुछ मैंने तुम्हें समझाया है, जब आप खुद करने बैठोगे ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा, है ना। इतना टाइम नहीं लगेगा। कई बार बच्चे बोलते हैं सर आप तो टीचर हो के इतना टाइम लगा रहे हो क्वेश्चन करने में, हम एज अ स्टूडेंट ये क्वेश्चन फास्ट जल्दी कैसे करेंगे? तो मैंने कहा यार टीचर का तो काम होता है समझाना भी। अगर यही क्वेश्चन मुझे खुद से करने को आएगा और मुझे पता लग जाएगा कि मेरी डायरेक्शन क्या है, तो ये क्वेश्चन 5 मिनट से पहले पहले हो जाएगा। 5 मिनट तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 3-4 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ये वाला, अगर मुझे पता है तो। और अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता है, फाइनल रिजल्ट पता है, तो फिर तो ये क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है सर थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन। कैरेटिन, टिन टिन क्या होता है? एसन होता है। टिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैसेटेराइट। ओ कैसेटेराइट, अच्छा कैसेटेराइट कहां पड़ा है? सर हमने मेटलर्जी नाम सुने हैं सर, मेटलर्जी में कहीं सुना सुना लग रहा है कैसेटेराइट। बाय द रिडक्शन विद कोक, एंड कोक इज व्हाट? कार्बन। यस, कैसेटेराइट का रिडक्शन हो रहा है, लिखा भी है यहाँ SnO2, देखो फॉर्मूला लिखा है। तो रिएक्शन क्या होगी सर? SnO2 का रिडक्शन कर रहा है कौन? कोक। ऑब्वियस सी बात है, क्या करेगा? एसन बन जाएगा और साथ में CO2 बनेगा। सर यहाँ क्या दिक्कत है सर? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक बात है, एसन का रिडक्शन हो गया, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। यूज द डेटा गिवन बिलो टू डिटरमाइन द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द रिडक्शन ऑफ कैसेटराइट बाय कोक वुड टेक प्लेस। वो टेम्परेचर बताइए, वो मिनिमम टेम्परेचर बताइए जिसपे रिडक्शन प्रोसेस जो है कैसेटराइट का वो हो जाएगा। अच्छा रिडक्शन हो जाएगा इसका मतलब मैं ऐसे कह दूं ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। इस रिएक्शन में भी तो रिडक्शन ही हो रहा है,
और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, अच्छा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है बेटा, इसका मतलब डेल्टा जी लेस देन 0 हो जाएगा। बात तो सही कह रहे हो सर, बात तो सर सही कह रहे हो, है ना, रिडक्शन हो जाएगा, इसका मतलब सर ये जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी, और स्पॉन्टेनियस होने का मतलब डेल्टा जी लेस देन 0 होगा। सर मुझे ये प्रूव करना है, डेल्टा जी लेस देन 0 के लिए मिनिमम टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट क्या होगा। सर मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, मैंने कहा कौन सा फॉर्मूला होता है, कहता है सर एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक बात है, मान लिया साहब। सर इस फॉर्मूले में ना, सर इस फॉर्मूले में ना दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक है डेल्टा एच और एक है डेल्टा एस, इन दो चीजों की जरूरत है। मैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले वो टेम्परेचर निकालूंगा जिस टेम्परेचर पे डेल्टा जी 0 हो रहा हो। ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे सही तरीका यही है कि आप वो टेम्परेचर निकालिए पहले जिस टेम्परेचर पे डेल्टा जी का वैल्यू 0 हो। अब आप बोलोगे सर वो क्यों निकाला, क्योंकि खुद सोचो, अगर मैंने वो टेम्परेचर निकाल लिया जिसपे डेल्टा टी 0 है, डेल्टा जी 0 है, डेल्टा जी 0 कब होगा, जब ये डेल्टा एच और टी डेल्टा एस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। इस टेम्प तो यहां से एक टेम्परेचर निकल जाएगा। अब ये जो टेम्परेचर रहा होगा, इस टेम्परेचर के ऊपर नीचे कहानी चल रही होगी, इस टेम्परेचर से ज्यादा पे या तो डेल्टा जी नेगेटिव हो रहा होगा या डेल्टा जी पॉजिटिव हो रहा होगा, दोनों में से एक चीज हो रही होगी। तो मुझे बस ही काम करना होता है, इस टी को निकालना होता है, ये मानते हुए कि डेल्टा जी का वैल्यू 0 है। डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 मान के टी निकालिए, और अब इस टी के अकॉर्डिंग आप बात कीजिए कि ये मिनिमम टेम्परेचर है, इसके बाद डेल्टा जी पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। लेकिन ये डेल्टा जी निकालने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी, ये टेम्परेचर निकालने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी डेल्टा एच और डेल्टा एस की। अब सर डेल्टा एच कैसे निकालूं, उसके लिए देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है, मुझे SnO2 का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है। यस ऑब्वियस बात है, कार्बन कोक ग्रेफाइट और वो रहा होगा, ऐसा नहीं रहा होगा। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जा सकता है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच कैसे निकाला जा सकता है। बोले सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है सर सिग्मा AI, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, माइनस सिग्मा BI, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या पहले, सर बिल्कुल पढ़ा है। तो यहां पे बताइए प्रोडक्ट कौन कौन है, SnO2, SN है एक, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SN, सिंपल, प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, रिएक्शन तो बैलेंस है ही, बैलेंस करने की ऐसा जरूरत नहीं ऑफ CO2। ये तो आ गया सर प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, माइनस रिएक्टेंट का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सर रिएक्टेंट कौन कौन है, एक तो SnO2, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SnO2, प्लस और है सर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। ठीक है सर, लेकिन मुझे तो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और SnO2 इन्हीं का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है। सर मुझे तो कार्बन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं दे रखा, मुझे तो सल्फर का भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी, SN का भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं दे रखा। सर मैं वो कहां से लेके आऊं। मैंने कहा भाई वो जो दोनों वैल्यूज होंगी वो 0 होंगी, तो याद कर वो दिन, कौन सा दिन, जिस दिन तूने ये पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 माना जाता है, इट इज अज्यूम टू बी 0। और एलिमेंट कौन कौन है यहाँ, एक तो कार्बन और दूसरा है SN, ये मानना पड़ेगा कि दोनों अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया 0, और सर इसका भी हो गया 0, तो यहां से एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कितना मिल गया, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, CO2 का कितना है सर, ये है 394, माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SnO2 सर ये है -581। सर ये तो ऐड हो जाएगा, 394 और 581। बेटा जूल में, किलो जूल में आ रहा है, ध्यान रखना इसका, 4 और 1 5, 2 18 और 1 17, 975 किलो जूल पर मोल। चेक करना जरा सही आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लो, मेरा तो ये आ रहा है भाई। इतना आना तो नहीं चाहिए यार, इतना कैसे आ रहा है, हाँ कुछ लफड़ा है। 1 मिनट क्वेश्चन चेक करने दो मुझे, क्वेश्चन चेक करने दो भाई, क्वेश्चन चेक करने दो, कुछ लोचा लग रहा है इसमें। हम्म, हम्म, लोचा पकड़ में आ गया मुन्ना।
लोचा पकड़ में आ चुका है। खुद बताओ क्या लोचा है, कुछ समझ में आया क्या? इसमें दो लोचे हैं एक्चुअली। सबसे पहली चीज तो ये है 6, और दूसरी चीज यहां है माइनस। तभी मैं कहूँ ये वैल्यू इतनी बड़ी नहीं आ रही। आओ, पता होता है ना क्वेश्चन। हाँ, तो सर इसमें ये -394 है सर, -394, तो ये -394 है, तो ये कुछ और हो जाएगा। अब बताओ जरा ये वैल्यू कितनी आएगी, चेक करोगे? देखो, ये हो गया 7 और 4 11, है ना? और ये हो जाएगा तुम्हारा 7 9 8 हो गया, और 4 में से 187 किलो जूल पर मोल। चेक करो जरा, यही मिल रहा है क्या तुम्हें? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ गया 187 सर। ये वाली वैल्यू तो मिल गई। अब मुझे और किसकी वैल्यू चाहिए? डेल्टा एस की वैल्यू चाहिए। इस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज कितना होगा? इस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज कितना होगा, तो बताओ जरा। नेक्स्ट स्लाइड पे उसको भी कर लेते हैं। इस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज कैसे निकालें? सर वापस से वही फॉर्मूला, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है? सिग्मा ए आई, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बोलिए, यही होता है सर हमारे पास। प्रोडक्ट साइड कौन कौन है? प्रोडक्ट साइड है एसएन और CO2, तो ये हो जाएगा सर एंट्रोपी ऑफ एसएन प्लस एस एंट्रोपी ऑफ CO2, माइनस रिएक्टेंट साइड कौन कौन है? सर रिएक्टेंट साइड है SnO2 और कार्बन, तो एंट्रोपी ऑफ SnO2 प्लस एंट्रोपी ऑफ कार्बन। और सर ये जो सारी वैल्यूज है ये हमारे पास है सर, है ना? Sn का एंट्रोपी कितना है जल्दी बताओ? Sn का एंट्रोपी है 52, 52 प्लस CO2, CO2 का एंट्रोपी कितना है? 210, माइनस SnO2 का एंट्रोपी, SnO2 का एंट्रोपी इज 56, 56 एंड 56 प्लस कार्बन, कार्बन का एंट्रोपी, कार्बन का एंट्रोपी कितना दे रखा है? ये रहा सर 6, 6 6 6 6। तो सर ये कितना आ गया? ये आ गया सर 262, और माइनस ये कितना आ गया सर? ये आ गया सर 62। लेकिन सर इसकी यूनिट क्या है? सर इसकी यूनिट किस में आएगी? सर ये जूल में दे रखा है सर, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये आ गया सर मेरा एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। अब समझना, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, ये किस टेम्परेचर पे होगी? तो उस केस में डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस आ जाएगा। और सर जो टी का वैल्यू है इट इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। सर डेल्टा एच का वैल्यू हमें कितना मिला था? ये मिला था सर 187 किलो जूल, 187 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय डेल्टा एस का वैल्यू आ गया 200। तो सर ये जो वैल्यू है ना, ये 10⁻³ के लगभग इक्वल आएगी, उससे हल्का फुल्का ही कम आएगी। कितनी आएगी? चेक कर लो ना, चेक कर लो। 187 जो है उसको डिवाइड करो 200 से, कैलकुलेटर निकालना ही पड़ेगा भाई मुझे, है ना? हथियार काम में लेना ही पड़ेगा। 187 को डिवाइड कर दो किससे? 200 से। लो साहब 935 आएगा ही, ये आ गया सर 935 केल्विन। अब तुम खुद सोचो, अब तुम खुद सोचो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर आपका टेम्परेचर 935 है, समझना, अगर आपका टेम्परेचर 935 है तो ये जो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड और डेल्टा एस, ये टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर आपका टेम्परेचर 935 है तो ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है। अब सोचो, जैसे ही टेम्परेचर 235 से हल्का सा भी ज्यादा हुआ, सर अगर हल्का सा भी ज्यादा होगा तो सर ये वाला जो मैग्नीट्यूड है ये ज्यादा हो जाएगा इस डेल्टा एच से, और ये मैग्नीट्यूड ज्यादा होने का मतलब आपका जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव आ जाएगा, और आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। इस टेम्परेचर से अगर आपने हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ा दिया ना, हल्का सा भी 0.00001 भी बढ़ा दिया ना, तब भी तुम्हारी जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव हो जाएगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। मेरी बात समझे?
समझ गया सर, बढ़िया ढंग से समझ, वेरी गुड। बस यही क्वेश्चन था और इसको हमने निपटा दिया एकदम गजब तरीके से, जोरदार तरीके से। ये वाला क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग होमवर्क में कर ही सकते हो, है ना, इसको करना जरा होमवर्क में। इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवा दिया आज क्लास में, है ना। कुछ क्वेश्चंस में काफी सारा टाइम लग गया, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं यार, टाइम लगना नॉट इम्पोर्टेंट, वो चीज समझ में आनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं चलो, है ना, ये क्वेश्चन करके और फिर क्लास खत्म करते हैं। ये डेल्टा यू है बेटा जी, डेल्टा, डेल्टा का साइन है, दिस इज डेल्टा यू। देखो जनाब ये वाला क्वेश्चन, है ना, अब इस क्वेश्चन को निपटा दोगे तुम, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए जो थ्योरी रिक्वायर्ड है सर, हमने वो थ्योरी पढ़ ली है पहले। अब तुम इस क्वेश्चन को कर दोगे। देखो ऐसा ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी तो किया था ना एक, कहता है कि द रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, है ना, रिवर्सिबल एक्सपेंशन है बहुत बार, या एक बार एडियाबेटिकली और एक बार आइसोथर्मली। यहाँ पर मोड का साइन जरूर लगाइए, है ना, मोड से हमारा काम आसान बन जाएगा, साइन नहीं कंसिडर करना। इस पे बड़ा बवाल हुआ था एक बार, है ना, इस पे मोड लगाए बिना आंसर कुछ और आ रहा था, मोड के साथ आंसर कुछ और आ रहा था, फिर लोगों ने बवाल किया, कोर्ट पहुंच गए लोग, और फिर यही माना कि मोड मतलब वर्क डन जो है ना, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है, साइन कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, आइए देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, T1 इज इक्वल टू T2। इसमें क्या दिक्कत है भाई, क्वेश्चन में कह दिया आइसोथर्मल है, यहां से यहां आइसोथर्मली जा रहे हो तो T1 और T2 तो बराबर होगा सर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है सर। सेकंड ऑप्शन कहता है T3 इज ग्रेटर देन T1, T3 इज ग्रेटर देन T1। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था तुम्हें, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर प्रोसेस है एडियाबेटिक, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, याद करोगे एडियाबेटिक एक्सपेंशन में T2 लेस देन T1 होता था, या फिर ऐसे लिख दो फाइनल टेम्परेचर वाज लेस देन इनिशियल टेम्परेचर, डेल्टा टी हमेशा लेस देन जीरो आता था, याद आया क्या तुम्हें। इसका मतलब सर जो T3 का वैल्यू है फाइनल टेम्परेचर, वो सर इनिशियल टेम्परेचर से कम होगा, यहाँ कह रहा है T3 इज ग्रेटर देन T1, भाई सरासर गलत है। अगला स्टेटमेंट किसकी बात कर रहा है, वर्क डन की, भाई ये तो चीख चीख के कह रहा है। देखो ये जो ग्राफ है चीख चीख के कह रहा है कि वर्क डन एरिया अंडर द कर्व किसका ज्यादा है, आइसोथर्मल का, एडियाबेटिक के कंपैरिजन में, और क्योंकि एरिया अंडर द कर्व ज्यादा आइसोथर्मल का, इसका मतलब सर वर्क डन भी ज्यादा होगा। यहां पर सिर्फ मैं मोड कंसिडर कर रहा हूं। आगे आइए, नेक्स्ट कहता है डेल्टा यू इन आइसोथर्मल, ये डेल्टा यू है, डेल्टा यू इन आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन डेल्टा यू इन एडियाबेटिक। अरे भाई अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है ना, आइसोथर्मल की बात करूं अगर, अगर आइसोथर्मल है तो सर डेल्टा टी जीरो हो गया, और सर जो डेल्टा यू होता है एन सीवी डेल्टा टी होता है, तो सर डेल्टा यू इज इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यही सेम चीज किसके बारे में लिखो आप, उसमें लिखो एडियाबेटिक में, एडियाबेटिक में लिखो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी, और सर यहां पर अभी मैंने बताया था डेल्टा टी लेस देन जीरो होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन के केस में। अगर तुम्हारा डेल्टा टी लेस देन जीरो है बेटा, जिसका मतलब डेल्टा यू लेस देन जीरो हो जाएगा, मतलब तुम्हारा एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा यू नेगेटिव आ रहा है और आइसोथर्मल में जीरो आ रहा है, तो दिखती सी बात है आइसोथर्मल का जो मैग्नीट्यूड, आइसोथर्मल जो होगा सर वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एडियाबेटिक। जल्दी बताइए बेटा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, मैं सही कह रहा हूँ, एकदम बढ़िया सर, ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है सर। चलिए एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा आप घर में, है ना, घर पे ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। और भी है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये रहा इंटीजर बेस्ड, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, ये भी थर्मोकेमिस्ट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है। और कुछ दो तीन क्वेश्चन और देता हूँ, एक बार आप लोग करिएगा इन क्वेश्चंस को, है ना, हम तो नहीं कर पाए आज, कोई बात नहीं, आप लोग कर सकते हो इनको, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, है ना, प्रैक्टिस के लिए देख लीजिएगा। ठीक है, चलो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। अपना टाइम हो चुका है खत्म, 1.5 घंटे का क्लास था, 1.5 घंटे से थोड़ा सा 2-4 मिनट ज़्यादा ही हो गए, लेकिन वो जो हमने क्वेश्चंस किए ना लास्ट वाले जो 3-4 क्वेश्चंस, इनमें ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि काफ़ी कुछ समझने का था इन क्वेश्चंस में, है ना। ठीक बात है, कोई ना, जो लग गया लो, तो लग गया।
थर्मोडायनेमिक्स खत्म है। नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें मेरे हिसाब से इक्विलिब्रियम का सेशन है ना। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करेंगे अच्छे खासे, केमिकल भी होगा, आयोनिक भी होगा, बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेशन में आपसे वापस मुलाकात होगी। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।